बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आए रीड करते हैं अपना नावल। ये जो नावल है ये जो रोमांटिक नावल है, ये एक जो हम आज पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये वाला जो नावल है ये जनाब अली किस पेज पे था, सेकंड मैरिज पेज पे है। हीरो को हीरोइन देखते पसंद आ गई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा, निदा ने बगौर इसकी हथेली का जायज़ा लेने के बाद कहा तो एक मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। और तो वो बहुत दौलतमंद भी होगा। निदा के इंकशाफ पर आयशा और मलाइका ने बाकायदा बेहोश होने की एक्टिंग की थी, लेकिन वो इन्हें खातिर में लाए बगैर निदा को देखने में मसरूफ़ जो बड़ी संजीदगी से इसकी हथेली को घूर रही थी। निदा, ये देखो कि इसकी शादी कब है। आयशा ने होश में आते जल्दी से निदा को झंझोड़ कर कहा, निदा ना हो गई, पामिस्ट हो गई, तुम तो पीछे मरो, शादी इसकी देखनी, तुम्हें क्या हॉल पड़ रहे हैं। निदा ने दोनों हाथों से इसे पीछे धकेला और फिर से इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। हाँ, तो तुम्हारी शादी इसी साल मतवक्का लग रही है, और गैरों में, टोटली गैरों में। निदा ने हवा में हाथ लहराकर कहा। वो तो इतनी देर से ज़बत से काम ले रही थी, कहका लगाकर हंस पड़ी। इसको हंसता देखकर आयशा मलाइका भी हंसने लगी, जबकि निदा गुस्से से इन्हें घूरने लगी। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? निदा को गुस्से में देखकर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की थी, वरना निदा का कोई भरोसा नहीं था। पास पड़ी कोक की बोतल उठाकर इसके सर में दे मारती। मैं मजाक तो नहीं समझ रही थी, लेकिन यकीन भी नहीं कर रही, इसने मुस्कुराते हुए कहा। भाड़ में जाओ, लड़कियां मुझे हाथ दिखाने को तरसती हो, तुम हो के सच ही लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हारी दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें मेरी कदर नहीं किया, ज़माना आ गया। निदा ने अफसरदा लहजे में कहते हुए बाकायदा एक ठंडी सांस भरी तो मुकद्दस बेख्तियार मुस्कुरा दी। यार, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, तो तुम मेरे मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता रही थी, इसने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा, लेकिन निदा ने कोई तवज्जो न दी। ए निदा, ज़रा भावना कहो, वरना मेरी जूती कब से तुम्हारे सर से मुलाकात करने के लिए बेकरार हो रही है। मलाइका के जारहाना अंदाज पर निदा ने जल्दी से मुकद्दस का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी लव मैरिज होगी क्या? आयशा और मलाइका के साथ इसकी अपनी चीख भी निकल गई। इन तीनों के चीखने पर इनकी दूसरी साइड पर बैठे एमए फाइनल के ग्रुप ने घूर कर इन्हें देखा तो वो सब शर्मिंदा हो गई। क्या कहा तुमने? मलाइका आवाज़ नीची करके गुर्राई तो निदा घबरा गई। वो तो पहले इन तीनों के चीखने से डर गई थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी अरेंज नहीं होगी, पहले तुम्हारे वो तुम्हें पसंद करेंगे। निदा ने वो पर जोर देकर कहा तो आयशा और मलाइका ने कोर्स में ओ की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। वाह भाई मुकद्दस, यू आर सो लकी। आयशा ने रश्क भरी नज़रों से इसे देखा तो इसने पास पड़ी किताब उठाकर इसके सर पर दे मारी। और तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी फ्लर्ट लग रहा है, या तो इसकी मंगनी टूटी है या अभी निदा की बात भी मुकम्मल हुई थी कि मुकद्दस ने बेसाख्ता अपना हाथ खींचा। इसकी इस हरकत को इन तीनों ने बहुत चौंक कर देखा था। क्या हुआ? निदा के पूछने पर इसे नफ़ी में हिला दिया। यार, फ्लर्ट हुआ तो क्या हुआ, मोहब्बत तो मुकद्दस से करता है ना। माहौल की टेंशन को महसूस करके मलाइका ने मुस्कुरा कर कहा, यह नामुमकिन है कि मैं कभी ऐसे शख्स से शादी करूँ जो फ्लर्टी हो, या इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, या इसकी कोई मंगनी हुई हो। मुकद्दस ने गुस्से से कहा तो वो तीनों इसका चेहरा देखने लगी। बेशक हैंडसम हो, दौलतमंद हो, ये जो भी हो, इस खूबसूरती और दौलत का क्या फ़ायदा जिसका किरदार ही अच्छा ना हो। मुकद्दस की बात पर आयशा ने एक नज़र बगौर इसका खूबसूरत चेहरा देखा जो गुस्से में और खूबसूरत हो जाता था। मुकद्दस, जहन को इतना तंग रखना भी ठीक नहीं। आजकल के दौर में कौन लड़का जो लड़कियों से बात ना करता, और अगर इसकी मंगनी टूट गई तो इसमें इसका क्या कसूर? हो सकता है किस्मत में ऐसे ही लिखा हो, और अगर कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, वरना आजकल कौन किसी से मोहब्बत करता है। आयशा ने धीमे लहजे में से समझाया तो मुकद्दस ने एक नज़र आयशा को देखा और ग्राउंड के घास नोचने लगी। क्यों ये मुमकिन है कि एक लड़का किसी लड़की से बात ना करे? जब वो अपने लिए ऐसी लड़की चाहता है जो सिर्फ इसकी हो, तो एक लड़की ये क्यों नहीं चाह सकती? कम अज़ कम मैं इस बात को नहीं मानती। जब आज तक मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, मैंने खुद को हमेशा किसी की अमानत समझते हुए अपनी हिफाजत की है, कभी ख़यानत नहीं की, तो वो कैसे मेरी अमानत में ख़यानत कर सकता है? ये फिर इंसान नहीं। इन ज़िंदगी में कई मौके मैं फिर इंसान नहीं। ज़िंदगी में कई ऐसे मौके हैं कि मैं भी अपने नफ्स के आगे बहक सकती थी, लेकिन इसने मैंने खुद को हमेशा ऐसे मौक़ों पर मजबूत रखा है। वो तो फिर मर्द होगा मजबूत, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकता? इसने आयशा की तरफ देखा और इसका इशारा समझकर आयशा चुप कर गई, क्योंकि वो जानती थी मुकद्दस सही कह रही है। क्योंकि आयशा का भाई अली से पसंद करता था और शादी करना चाहता था। इसकी मंगनी टूट चुकी थी, सिर्फ इस वजह से इसकी कई गर्लफ्रेंड थी। इसने भी अली की हौसला अफजाई नहीं की, और आयशा इसके ख्यालात जानती थी। इसने कभी अली की हमायत नहीं की थी, लेकिन वह चाहती थी कि मुकद्दस इसकी भाभी बने। क्या तुम लोग सीरियस हो गए? ये सिर्फ बातें होती हैं, जस्ट अ फन। हाथों की लकीरें एक इल्म है बस, बाकी गैप का इल्म तो सिर्फ अल्लाह जानता है। बात मजाक में हो रही है मुकद्दस, तुम भी ना बस। मलाइका भी आयशा की खामोशी का मतलब समझ गई थी, इसलिए जल्दी से बात बदल दी। मुकद्दस ने एक नज़र आयशा को देखा जो चुपचाप अपने पाँव को देख रही थी। वो शर्मिंदा होगी, पता नहीं हमेशा गुस्से में वैसे ही फजूल बोल जाती थी। सॉरी आयशा, तुम मुझे जानती हो ना, माइंड मत करना, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। मुकद्दस ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। मलाइका और निदा ने सुकून का सांस लिया। तुम दोनों दफ़ा हो जाओ तो अच्छा है। मैंने मुकद्दस का हाथ देखा, इस खुशी में मुकद्दस ट्रीट देगी। निदा के कहने पर मलाइका और आयशा ने भी जोर देना शुरू कर दिया। इसके नाना करने के बावजूद वो लोग इसे कैंटीन ले जाने में कामयाब हो गई थी।
वो चारों बचपन से एक साथ थे। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र इन्होंने एक साथ तय किया। एक ही सब्जेक्ट के साथ मुक़द्दस, निदा और आयशा की एक ही स्ट्रीट में साथ साथ रहती थी, जबकि मलाइका का घर इसी स्ट्रीट पर था लेकिन कुछ फासले पर। आयशा के वालिद डॉक्टर थे, वो 2 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई इससे बड़े थे और बड़ी बहन शादीशुदा थी। मलाइका के वालिद भी डॉक्टर थे, वो 3 बहनें और 1 भाई था, और जो इन तीनों से छोटा था। और निदा 1 बहन और 2 भाई थे। इसके वालिद बैंकर थे, मुक़द्दस के वालिद इंजीनियर थे, वो 1 बहन और 1 भाई था। वो एमए की स्टूडेंट थी, जबकि इसका छोटा भाई खयान 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। इन चारों की दोस्ती मजाजों में फ़र्क होने के बावजूद बहुत मजबूत थी। निदा और मलाइका की तबीयत बहुत शौक थी, दोनों बहुत फैशनेबल थी। हर फैशन को आजमाना इनकी आदत थी। आयशा का मजाज दरमियाना था, जबकि मुक़द्दस का मजाज कदरे संजीदा था। वो इनके हर मजाक में इनके साथ शरीक होती थी, लेकिन अपने शरीक सफ़र के बारे में इसकी जो राय थी, इसमें वो किसी किस्म की खामी की रवादार नहीं थी। शुरू में जब बात चलती तो वो अक्सर इसे इतनी शिद्दत पसंदी से मना करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने इस मौजू पर इससे बात करने से गुरेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी हद तक ठीक थी। वो जैसी थी वो वैसा चाहती थी, और इस काबिल थी कि इसे कोई मुखलिस और खालिस मिले। सही बात है यार, मैं इसकी सोच से टोटली एग्री करती हूँ, बल्कि इसकी सोच मेरी सोच से बड़ी मिलती जुलती है कि भाई अगर बंदा डिमांड कर रहा है कि उसको जो बंदी मिल रही है वो उसके साथ फेयर है, उसका कोई कहीं पे चक्कर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उसने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, तो अगला बंदा क्यों नहीं रख सकता। लेकिन आजकल के दौर में ना ये अगर तलख हकीकत है कि जो बंदे होते हैं ना उन्होंने बंदियाँ तो चंगियाँ लभ जाती हाय हाय क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्त डेकोरेशन तो बहुत शानदार है। मलाइका ने सताइशी नज़रों से इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया। अच्छी है ना, मैंने अली ने मिल के करवाई है। आयशा ने खुशी से देखा। काफ़ी रश है स्टेज पर। मुक़द्दस ने स्टेज की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है निकाह हो रहा है। मैं पहले कह रही थी देर होगी, अब चलो। आयशा के कहने पर निदा भी बोल पड़ी, हाँ चलो, लेकिन हम ज़रा आगे की टेबल पर कब्जा जमाएंगे। और देखो आंटी और मम्मी वगैरह भी हुई हैं। निदा ने स्टेज के करीब अपने और इनके घर वालों की तरफ इशारा किया। कुर्सियों पर बैठते ही निदा ने हस्बे आदत इर्द-गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। आज आयशा के भाई के निकाह था, वो तीनों इसी सिलसिले में आज यहाँ मौजूद थी और हस्बे मामूल शरारतें शुरू कर दी थी। आयशा मेहमानों पर रवां तबसरा कर रही थी और इनकी बातों पर इनके कहके निकल रहे थे। मुक़द्दस ने हंसते हंसते अपना चेहरा टेबल पर टिका दिया। जब खुद पर काबू पा लिया तो चेहरा उठाकर इन्हें देखने लगी, जिनकी हंसी अब भी काबू में नहीं आई थी। अचानक इसके मुस्कुराते लब सिकुड़ गए, क्योंकि स्टेज की सीढ़ियों पर साख्त खड़ा वो शख्स एकटक इसे ही देख रहा था। इसने जल्दी से नज़रों का ज़ाविया बदला था। यार बस करो, मेरे जबड़े दुखने लगे हैं। वैसे भी अम्मी कहती है जितना ज़्यादा हंसो इतना ही रोना पड़ता है, और आज मेरा रोने का कोई मूड नहीं। निदा ने हाथ उठाकर कहा तो मलाइका की नज़र आयशा पर पड़ी, जिसके होंठों पर दबी दबी हंसी अब भी थी। अरे मुक़द्दस, तुम क्यों संजीदा होगी? मलाइका ने सर झुकाए मुक़द्दस को देखकर पूछा तो इसने एक नज़र सामने देखा जहाँ वो शख्स अब मौजूद नहीं था। इसने सुकून का सांस लिया। मैं निदा के मशवरे पर अमल कर रही थी। चलो, इसने कभी अपनी बात पर खुद अमल नहीं किया और तुम अमल कर रही हो। मलाइका ने निदर की तरफ देखकर कहा जहाँ नई शरारत के आसार नुमाए थे। भाभी को ला रहे हैं, मैं आई। आयशा ने स्टेज की तरफ आती दुल्हन को देखकर कहा। वेटर की कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के बाद इन तीनों के दरमियान खामोशी रही, जबकि निदा जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। ज़बरदस्त यार, क्या चीज़ है। वेटर के जाने के बाद निदा की पुरजोश आवाज़ पर सब इसकी तरफ मतवज्जो आ गई। तभी आयशा भी आ गई। क्या हुआ? निदा कोई ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाली है, मुक़द्दस ने मुस्कुरा कर कहा। कहाँ कहाँ? आयशा ने जल्दी से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। पागल, वो सामने स्टेज पर ब्लैक टिनर सूट में, कसम से क्या बंदा है। निदा इसे घूर घूर कर देख रही थी। अब वो तीनों भी स्टेज की तरफ देखने लगी। वाकई बंदा है बहुत हैंडसम, काश मेरा रिश्तेदार होता। मलाइका की हसरत भरी आवाज़ पर निदा ने गुस्से से देखा। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, जब भी रिश्ता जोड़ना उल्टा ही जोड़ना। और वैसे भी तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम इन एक्टिविटीज़ में तुम्हारा हिस्सा लेना मना, क्योंकि तुम मंगनीशुदा हो। मलाइका बचपन से अपने कज़न से मंसूब थी। मंगनीशुदा होने का मतलब मैं अच्छी चीज़ देखना छोड़ दूँ? मलाइका ने खफकी से देखा। मुक़द्दस, तुम्हारा क्या ख्याल है ना खूबसूरत? निदा ने इसे बीच में घसीटा तो इसने स्टेज पर खड़े इस शख्स को देखा। अभी कुछ देर पहले वही तो इसे घूरा था। अपने शानदार सरापे की वजह से नुमाया नजर आ रहा था। मुक़द्दस गई काम से। मलाइका ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर कहा, बको मत। मुक़द्दस ने छेंप कर इसे घूरा। आयशा, तुम जानती हो इसे? मलाइका के पूछने पर इसने नफ़ी में सर लाया। भाई के कोई जानने वाले होंगे। हेलो लेडीज़, क्या हो रहा है? आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा, जहाँ अली खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम तो पार्टी इंजॉय करें, आप कहाँ से आ रहे हैं? आयशा ने प्यार से भाई को देखकर कहा। वैसे अली, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी लड़की को इम्प्रेस करने की फ़िक्र में तो नहीं हो? निदा ने शरारत से अली की तैयारी को देखा। ओह शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी, वरना बंदा इस काबिल का। मैं तो खैर से शुरू से इतना प्यारा हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आपको महसूस अब हो रहा है, और मैं लड़कियों को इम्प्रेस नहीं करता, वो खुद ही हो जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल तुम इतनी तोप चीज़ हो। मलाइका ने इसे चिढ़ाया। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरा भाई लाखों में एक है। आयशा ने अली का हाथ थाम कर कहा। चलो जी, किस्सा ही ख़त्म। निदा ने दोनों हाथ झाड़ कर कहा। आप क्यों खामोश है? अली ने कनखियों से खामोश बैठी मुक़द्दस को देखकर कहा। मुक़द्दस, तुम आजकल क्या कर रही हो? अली से चुप रहा ना गया तो इसने खुद ही मुखातिब कर लिया। कुछ खास नहीं। इसके कहने पर अली ने गौर से देखा, जो सफ़ेद लिबास में सादा चेहरे के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। वो सब बचपन से एक दूसरे को जानते थे। मलाइका और निदा के साथ वो शुरू से बहुत फ्रैंक था। मुक़द्दस के साथ भी ठीक ठाक बातचीत थी, लेकिन जब इसके जज्बात ने मुक़द्दस के लिए नया रुख इख्तियार किया, इसे पता ही न चला।
वक्त गुजरने के साथ इस सब पर इसकी पसंदीदगी वाज़ेह होने लगी। बज़ाहिर इनके एक होने में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मुक़द्दस का रवैया इससे मुहतात हो गया था। वो सबसे पहले मुक़द्दस से बात करना चाहता था, इसके बाद बड़ों के इल्म में ये बात लाना चाहता था, लेकिन मुक़द्दस का रवैया इसे हमेशा बात करने से रोक देता। अब भी इसकी लाताल्लुकी पर वो ठंडी सांस भर कर रह गया। अरे ये आतिफ़ भाई के साथ कौन आ रहा है? अली ने आतिफ़ के साथ आते शख्स को देखकर कहा तो वो सब भी तो देखने लगे। अरे ये तो वही है। मलाइका के कहने पर निदा ने टेबल के नीचे अपनी हील इसके पाँव पर दे मारी। आउच! मलाइका के कहने पर सभी इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। क्या हुआ? इससे पहले वो कुछ कहती आतिफ़ इस शख्स के साथ इनके पास पहुंच गया। अली खड़ा हो गया। मैं आपसे जिक्र कर रहा था अपने भाई का, ये है मेरा भाई अली। इस शख्स ने मुसाफे के लिए अपना हाथ अली की तरफ बढ़ाया, जिसको अली ने जल्दी से थाम लिया। नाइस टू मीट यू, इसने अली से कहा तो अली मुस्कुरा दिया। सेम टू यू। और अली, ये है वजाहत यज़दानी एम्पायर के मालिक, और ये मेरी सिस्टर आयशा और ये इनकी फ्रेंड्स। लेकिन हमारे फैमिली टर्म्स ऐसे हैं कि मैं आप इन्हें भी मेरी बहनें कह सकते हैं। आप सबसे मिलकर खुशी हुई, वजाहत ने इनको देखकर कहा। ये निदा, ये मलाइका और ये मुक़द्दस। अपना नाम लेने पर मजबूरन इसे सर उठाकर इस शख्स को देखना पड़ा था। इसके देखने पर इसने ज़ेर लब इसका नाम लिया था। मुक़द्दस ने चौंक कर इसकी इस हरकत को देखा। आए मैं आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ। आतिफ़ के कहने पर वो इसके साथ चल पड़ा। वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। अली ने मुतासिर नज़रों से जाते वजाहत को देखा और आतिफ़ के बुलाने पर वो इसकी तरफ चला गया। तो मौसूफ़ का नाम वजाहत है, निदा ने पुरसोच अंदाज में कहा। वैसे किसी ने खूब सोच समझ कर इनका नाम रखा है। शक्ल सूरत के साथ करोड़ों की जायदाद का मालिक। अमेजिंग। मलाइका काफ़ी मुतासिर नज़र आ रही थी। मुक़द्दस, तुम्हारा क्या ख्याल है? निदा ने हमेशा की तरह से बीच में घसीटा। मुझे तो काफ़ी अजीब लगे। मतलब? निदा को लफ्ज़ अजीब कुछ हज़म नहीं हुआ। मतलब तो पता नहीं, जो मुझे लगा तुम्हें बता दिया। मुक़द्दस ने कंधे उचका कर कहा। चलो छोड़ो यार, सादी भाभी से मिलते हैं। आयशा ने अपनी भाभी का नाम लिया तो वो लोग स्टेज की तरफ बढ़ गए। बच्चों, मम्मा आपको अपने ड्राइंग रूम में बुला रही हैं। खयान की आवाज़ पर लिखते हुए इसके हाथ रुक गए थे। कोई काम था? कोई अंकल आंटी आए हैं, ये कहकर खयान बाहर निकल गया। मुक़द्दस ने एक लम्हा सोचा, फिर दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लेकर बाहर निकल आए। ड्राइंग रूम में दाखिल होकर सलाम किया तो वहाँ मौजूद सब लोग इसकी तरफ मतवज्जो थे। आओ बेटा यहाँ आओ। वहाँ बैठी औरत ने इसको अपने पास बुलाया तो वो इनके पास आ गई। माशाल्लाह सालिहा, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। इनकी बात पर सामने बैठी सालिहा मुस्कुरा दी। मुक़द्दस, तो हमें नहीं जानती होगी। क्यों बेटा, जानती हो? इनके इस्तफसार पर इसने सर नफ़ी में हिला दिया। मेरा नाम आसमा और ये मेरे शौहर कदीर है। मैं आयशा की वालदा की कज़न हूँ। कल आतिफ़ की निगाह पर हम आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आपने हमें नहीं देखा। बेटा किस सब्जेक्ट में एमए कर रही हैं? कदीर साहब ने इससे पूछा। मास्टर इन इंग्लिश। सालिया, कल जब मैंने मुक़द्दस को देखा तो सच पूछो मेरा दिल खुश हो गया। आजकल के दौर में इतनी सादा बच्चियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। घर जाकर मैंने कदीर से कहा, मुक़द्दस कितनी देर से हमें नज़र आई है? तो कहने लगे अभी देर कहाँ हुई है, तो आज हम यहाँ हैं। अपनी बात के इख्तिताम पर वो खुद हंस पड़ी तो कदीर साहब और सालिया भी मुस्कुरा दिए। मुक़द्दस ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा कि अब मैं जाऊँ। इसका इशारा समझकर सालिया मुस्कुरा दी। मुक़द्दस बेटा तुम जाओ और कलसूम के हाथ चाय भेज दो। कलसूम को चाय का कहकर वो कमरे में आ गई, लेकिन काम के लिए जो एक सुई से दरकार थी अब वो नहीं रही थी। इसने फ़ाइल बंद कर दी और लेट गई। मुक़द्दस बेटा ये कौन सा टाइम है सोने का? सालिया बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही लाइट ऑन कर दी तो मुक़द्दस ने मुंदी मुंदी आंखों से घड़ी को देखा जहाँ 7 बजे थे। वो उठकर बैठ गई। क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? इन्होंने इसके सते हुए चेहरे को देखा। नहीं, बस रात को भी लेट सोई थी और अब टेस्ट की तैयारी में थक गई हूँ। इसने अपना सर इनकी गोद में रख दिया। मुक़द्दस जी, इसने बंद हुई आंखों के साथ जवाब दिया। तुम्हें पता है ये लोग क्यों आए थे? नहीं, ये लोग अपने बेटे का प्रपोज़ल लेकर आए थे। जब इन्होंने बात की तो कुछ देर के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। इन्होंने मुक़द्दस के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा तो इसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और गौर से माँ का चेहरा देखने लगी, जिनकी आंखों में पानी भरने लगा था। बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं? इन्होंने भराई हुई आवाज़ में खुद कलामी की। मामा आप रो रही हैं? मुक़द्दस परेशान होकर उठ बैठी। मामा इधर देखिए, मैं कहीं नहीं जा रही। इसने जल्दी से इनका चेहरा हाथों में लेकर इन्हें मतवज्जा किया। इसके इस तरह परेशान होने पर वे एकदम हवासों में आ गए। पागल, मैं तो एक बात करी थी, बेटियाँ तो होती पर आई हैं। ऐसे ही मैं तो इतनी जल्दी आपको पीछे छोड़ने वाली नहीं। माँ को मुस्कुराते देखकर इसने एक बार फिर अपना सर इनकी गोद में रख दिया। सफ़ियान नाम है, इंजीनियर है, इनका इकलौता बेटा है। 3 बहनें और सब शादीशुदा हैं। बहुत सादा से लोग हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। यकीनन तुम्हारे पापा को भी पसंद आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुक़द्दस इनकी बातें गौर से सुन रही थी, चौंक पड़ी। मैं क्या कह सकती हूँ, जो आपको ठीक लगे। इसने कहकर आंखें बंद करी तो सालिया बेगम ने गौर से इसका चेहरा देखा और इसकी पेशानी चूमकर मुस्कुरा दी। बन्नो मेरी पिया के घर जाकर हमें भूल ना जाना। निदा ने अपनी भोंडी आवाज़ में सुर और ताल का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसने पास पर ट्रे को उठाकर बजाना शुरू कर दिया। निदा खुदा के लिए अपना भोंपू बंद करो, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मलाइका ने गुस्से से ट्रे के हाथ से ले ली। यार मुक़द्दस, यू आर सो लकी। इन आंटी को मैं नज़र नहीं आई? निदा ने मसनूई दुख का इजहार करते हुए ठंडी आ भरी। आयशा ने एक नज़र से देखकर अफसोस से सर हिलाया। वैसे मुक़द्दस, सफ़ियान भाई वाकई अच्छे हैं, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। इस मामले में तुम वाकई खुशकिस्मत रही, जैसा तुम चाहती थी वो वैसे ही है। आयशा ने रिश्तेदारी की बिना पर इसे मालूमात हम पहुँचाई। वैसे शक्ल के कैसे? मलाइका ने चाट की प्लेट से इंसाफ करने के बाद पूछा। ठीक है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो इनको काफ़ी हैंडसम होना चाहिए। निदा के कहने पर आयशा ने इसे देखा।
तुम अपना अंदाज़ा अपने पास रखो, तुम्हारी सारी बातें गलत साबित हो रही है। सफियान भाई की कोई मंगनी नहीं टूटी और ना ही वो फ्लर्टी हैं। क्यों, इन्होंने तुम्हें बताकर फ्लर्ट करना था? निदा ने तनक कर आयशा को जवाब दिया। जी नहीं, वो ऐसे नहीं लगते। लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है। खैर अगर ये अपनी है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुकद्दस खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। और इस दिन वाली बात तो एक मजाक था। निदा के संजीदगी से कहने पर मुकद्दस ने नज़र उठाकर इसे देखा। निदा आयशा मजाक कर रही थी। मुकद्दस ने निदा का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ मतवजा किया। इसकी संजीदगी को मलाइका और आयशा ने भी हैरत से देखा, क्योंकि वो बहुत कम किसी बात को माइंड करती थी। इन्हें परेशान देखकर निदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कम ऑन यार, मैं कभी संजीदा नहीं हो सकती। इसके मुस्कुराने पर वो तीनों भी मुस्कुरा दी। कलसूम, कोई आया है क्या? ड्राइंग रूम में से बातों की आवाज़ सुनकर वो सीधी किचन में आ गई। जी बाजी, वो साहब से मिलने कुछ लोग आए, आपके लिए खाना लगाऊं? कलसूम के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर। इसने अपना कॉलेज बैग उठाते हुए कहा। जब वो कपड़े चेंज करके आई तो तब तक मेहमान जा चुके थे। वाह भाई, आज बिरयानी पकी है। बिरयानी देखकर इसकी भूख चमक गई। अभी इसने एक चमचा मुँह में डाला था कि इसने इफ्तिखार साहब के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनी। इसने परेशानी से चमचा वापस प्लेट में रख दिया और उठकर इसके कमरे की तरफ आ गई। इसने सारी ज़िंदगी अपने पास को इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। अजीब पागल किस्म के लोग हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई रिश्ता नहीं करना, फिर वही रट। आप सोच लें, दौलत ने इन लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है। वो बहुत गुस्से में साले बेगम से मुखातिब थे। इफ्तिखार प्लीज़, क्या हो गया? वो लोग आए और चले गए, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? हमने कह दी हमने कह जो दिया कि कोई बात नहीं करनी, तो बस बात ख़त्म। मैं आज ही कदीर साहब को हाँ कर देता हूँ। कुछ देर बाद इसने इफ्तिखार रज़ा को कहते सुना तो वो इन्हीं कदमों से वापस लौट आए। उनकी गुफ्तगू समझने से कासिर थी। कलसूम, एक कप चाय बना दो। 2-3 चमचे खाने के बाद इसने प्लेट को पीछे सरका कर कलसूम से कहा। मामा चाय पिएंगी? साले बेगम को अंदर आता देखकर इसने पूछा। हाँ तुम बैठो, मैं ले लेती हूँ। इसको उठता देखकर इन्होंने रोक दिया। चाय का कप लेकर वो इसके सामने बैठ गई और पुरसोच नज़रों से चाय को देखने लगी। मुकद्दस ने इनके परेशान चेहरे को देखा तो बहुत हिम्मत करके पूछ बैठी। मामा पापा इतने गुस्से से क्यों बोल रहे थे? सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। तुम्हारे पापा ऐसे ही टेम्पर लूज़ कर गए थे। वैसे भी वो लोग कुछ अजीब थे। फिर किसी ख्याल से चौंक कर इन्होंने खोजती नज़रों से मुकद्दस का चेहरा देखा। तुम किसी वजहत को जानती हो? नहीं, क्यों? मुकद्दस ने हैरत से पूछा। बस ऐसे वो वजहत जिस दानी का प्रपोज़ल लेकर आए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे पापा फ़ोन की घंटी पर इनकी बात अधूरी रहेगी। वजहत यज़दानी, इसने ज़ेरलब नाम को दोहराई। ये नाम कहाँ सुना? इसने शहादत की उंगली से अपनी कनपट्टी को दबाया। अचानक इसके ज़हन में झमाका हुआ। आतिफ़ भाई के पास इसके मुँह से सरगोशी की अंदाज में निकला। व्हाट? आयशा की बात पर इन दोनों की चीख बेसाख्ता थी, जबकि मुकद्दस ने सिर्फ नज़र उठाकर इन्हें देखा। वजहत यज़दानी का प्रपोज़ल मुकद्दस के लिए? तुम्हें किसने बताया? मलाइका ने हैरानी के झटके से निकलने के बाद आयशा से पूछा। वो लोग अम्मी और अब्बू से बात कर रहे थे कि वो इफ्तिखार अंकल को समझाएं। इत्तफाकन मैंने इनकी गुफ्तगू सुन ली। आयशा ने कंधे उचकाकर कहा। मुकद्दस, तुम्हें पता था? निदा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। हाँ, कल मामा ने बात की थी, लेकिन इतनी वाज़ेह नहीं कि मैं तुम लोगों को बताने वाली थी। मुकद्दस ने इन तीनों को खूनख्वार नज़रों को देखकर जल्दी से वजाहत दी। अंकल इनकार क्यों किया? मुझे तो हैरत है, इतना अच्छा रिश्ता तो आजकल के दौर में खुशकिस्मती से मिलता है। निदा ने कुशन उठाकर गोद में रख लिया। सच्ची मेरे लिए आया होता तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाती। आयशा ने दोनों आंखें मीच कर कहा। इसीलिए तुम्हारे लिए नहीं आया। मलाइका के मुंह से एकदम निकला, लेकिन आयशा ने ज़्यादा गौर करने की ज़हमत नहीं की। ये रिश्ता वजहत यज़दानी की एमा पर आया। आयशा की बात पर इन तीनों ने सवालिया नज़र से देखा। देखो, इस दिन आतिफ़ भाई के निकाह पर सिर्फ वजहत यज़दानी मौजूद है, इसकी फ़ैमिली नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी पसंद पर रिश्ता आया, क्योंकि इसकी फ़ैमिली तो दूर की बात है, इससे हम सबकी दूर दूर तक कोई वाक़फ़ियत नहीं। इसलिए इस दिन वो बात हमसे कर रहा था, घूर मुकद्दस को रहा था। मलाइका ने पुरसोच अंदाज में कहा। निदा ने शरारत से मुकद्दस को देखा, जो कारपेट पर आड़ी टेढ़ी लाइंस खींचने में मसरूफ़ थी। मुकद्दस, निदा के ज़ोर से पुकारने पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। कहाँ गुम हो? निदा ने इससे पूछा। वजहत यज़दानी के ख्यालों में। आयशा के कहने पर वो तीनों कहका लगाकर हंस पड़ी। मुकद्दस ने खश्म की नज़रों से इन्हें देखा। यार फजूल मत बोलो, ये अजीब मुसीबत है। पहले सफ़ियान साहब और अब ये वजहत यज़दानी। मुकद्दस ने उकताए हुए लहजे में कहा। तुम बहुत नाशुक्री हो। इतने मासी वाले हुलिये में 2 लोग तुम्हें पसंद करके तुम बेजार हो। यहाँ तो वो हिसाब है, हम है मुश्ताक और वो है बेजार। पता नहीं आज कल के लोगों को टेस्ट को क्या हो गया। इतनी खूबसूरत 3 लड़कियाँ बैठी थी, उन्होंने ये मोहतरमा भागी। ख़ासतौर पर मुझे इस वजहत यज़दानी पर दुख हो रहा है। मैं तो इसे देखकर समझी थी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसे मैं नज़र नहीं आई, लगता है अपनी नज़र की ऐनक खरी भूल आया था। जो चीज़ ज़रा साफ़ और सफ़ेद और चमकती हुई नज़र आई, इसने सोचा यही अच्छी है। वजहत यज़दानी, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम्हारा जहाज़ यहाँ लैंड कर गया। मेरे सपनों का महल बसने से पहले उजड़ गया। नीचे की दहाई पर इन तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। फ़ोन की बेल पर इसने गर्दन घुमाकर टेलीफोन की तरफ देखा, तो फिर अपना ध्यान टीवी पर मरकूज़ कर दिया। लेकिन 5-6 बेल्स पर जब किसी ने फ़ोन रिसीव ना किया तो मजबूरन इसको उठना पड़ा। हेलो, इसके हेलो कहने पर कुछ तौक़ुफ़ के बाद दूसरी तरफ से किसी ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, किससे बात करनी है आपको? मुकद्दस के लिए आवाज़ कतई अजनबी थी। आपसे। दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने इसकी पेशानी पर शिकने नमूदार कर दी। आप मुकद्दस हैं? वो फ़ोन रखने वाली थी जब इसने सुना। इसने हैरानी से
रिसीवर को कान से हटा कर देखा। जी, इसकी आवाज़ में हैरत नुमाया थी, जिसकी शायद दूसरी तरफ महसूस कर लिया कि इसलिए जब वो बोला तो हंसी का आंसर गालिब था। कैसी हैं आप बोल कौन रहे हैं? अब मुकद्दस ने झुंझला कर पूछा। वजाहत यज़दानी। मुकद्दस ने एकदम अपनी धड़कन की तेज़ी महसूस की। मेरा ख्याल है आप मुझे पहचान गई हैं। इसकी खामोशी को महसूस करके इसने कहा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैंने अपने फ़ादर को 2 मरतबा आपकी तरफ भेजा, लेकिन दोनों मरतबा इनकार किया गया। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, इनकार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं इसे हासिल करके रहता हूँ। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ के होंगी। मैं फिर फ़ोन करूँगा। लाइन मनक़ता होने पर वो जैसे होश में आ गई। अच्छे खासे मौसम में इसने अपने पाथे पर पानी के कतरे महसूस किए। वो कांपती टांगों के साथ सोफे पर बैठ गई। इसको फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? सबसे पहला सवाल इसके जहन में यह है। इस तरह बात करने का मतलब क्या? मैं क्या समझूँ? इसने मुझे समझ क्या रखा है? इसने गुस्से से सोचा। दोनों टांगों को सोफे पर रखकर अपने बाजू इनके गिर्द लपेट लिए। पागल। इसने गुस्से से सोचा और पास पड़ा हुआ रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। मुकद्दस। इफ्तिखार रज़ा की आवाज़ पर इसने चौंक कर इन्हें देखा। बेटा ऐसे क्यों बैठी हो? जी ऐसे ही। वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। आजकल मेरा बेटा कहाँ मसरूफ़ होता है, पापा के लिए टाइम ही नहीं। इनकी बात पूरी शर्मिंदा हो गई। पापा आजकल टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए। अच्छा फ़ारिग हो ना, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे बात करनी है। वो इनके पीछे इनके कमरे में आ गई। साले ने तुम्हें सफ़ियान के बारे में बताया होगा। वो जो बहुत गौर से इनका चेहरा देख रही थी, अपनी नज़र झुका ली। जी तो बेटा वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हमारे जैसे सबसे अहम बात कि इनका और हमारा मजाज मिलता जुलता है। मैं सफ़ियान से मिला हूँ, मुझे वो बच्चा अच्छा लगा है। अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो मैंने हाँ कर दूँ। पापा मैं इतराज़ क्यों करूँ? कि आपको जो बेहतर लगता है वो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कुछ झिझक कर बोली। हाँ बेटा बोलो। इफ्तिखार साहब जो बहुत गौर से इसे देख और सुन रहे थे बोले। पापा मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुकद्दस के कहने पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पगली तो ज़रूर करो, अभी तो हम सिर्फ मंगनी करेंगे। मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी को खुद से दूर थोड़ी करूँगा। इन्होंने इसे साथ लगा लिया। मैं पापा को इस फ़ोन के बारे में बता दूँ? इसने एक पल को सोचा। नहीं ऐसे पापा परेशान हो जाएंगे। वो आदमी क्या कर सकता है? इसने सर झटक कर सोच को भी झटकने की कोशिश की। और जनियाँ बहुतियाँ बांधियाँ ना कुड़ियाँ कि नहीं भाई मैं ये परेशानी बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डंगर ज़माने दियो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपके फादर आपको सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यही बात जब उनको बाहर से किसी गलत वे में पता चलेगी तो वो फिर जब आपके ऊपर पड़ेंगी तो फिर आपका ट्रस्ट तो जाएगा ना। खोते जे। बेटा तुम्हें कुछ कहना है? इफ्तिखार साहब ने इसके चेहरे पर कशमकश के आसार देख कर कहा। कुछ नहीं पापा, तुम मेरे फैसले पर तसल्ली रखो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की नेचर और पसंद अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने समझा कि शायद वो इस रिश्ते से डर रही है, तो इसने अपना सर इनके सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। इसने अपने गिट फैले इनके बाजू में तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया था। बड़ा तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया ना। यही तेरा तहफ़्फ़ुज़ है कि तू दस नहीं सकी अपने बाप को। पापा मुझे आप पर पूरा यकीन है। इसकी बात और मुस्कुरा दी। इफ्तिखार एहसान भाई आए हैं। साले बेगम ने अंदर आकर आयशा के वालिद का नाम लिया। खैरियत? इन्होंने परेशानी से पूछा। पता नहीं, आप चलें। मुकद्दस ने इनसे अलग होकर इनका परेशान चेहरा देखा और फिर एक नज़र माँ को देखकर इनके चेहरे पर भी घबराहट थी। चलो, इन्होंने उठते हुए कहा। इनके बाहर निकलते मुकद्दस बाहर निकल आए। एहसान रिश्ता बराबरी के लोगों में अच्छा लगता है। वो लोग बहुत अमीर है और इनको देखकर अंदाज़ा होता है काफ़ी मॉडर्न भी है। मुकद्दस की नेचर को तुम भी जानते हो कि वो इन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम जानते हो वो कितनी सादा मजाज है। ऐसी बेजोड़ शादियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती, और मेरी बच्ची में मेरी जान है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। ड्राइंग रूम के आगे से गुजरते हुए मुकद्दस ने आवाज़ सुनी तो वहीं रुकी। तुम शायद उम्र की बात करो इफ्तिखार, 10-11 साल का फ़र्क कोई इतना ख़ास तो नहीं है, और फिर वो लोग इतनी चाह कर रहे हैं। मुकद्दस को अंदाज़ा हो गया बात किस मौजू पर हो रही है। इफ्तिखार बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, असल बात बताओ। इन्हें परेशान देखकर एहसान साहब ने कहा। इनकी बात पर इफ्तिखार साहब ने बेख्तियार ठंडी सांस ली। हाँ एहसान, ये वजूहत अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह कि मुझे इस लड़के की रेपुटेशन ठीक नहीं लगी। वो पहले शादीशुदा है और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। अब तुम बताओ वो कितना अच्छा हो सकता है। अंदर बैठे एहसान साहब ने जो महसूस किया होगा, मगर बाहर खड़ी मुकद्दस के इर्द-गिर्द धमाका हुआ था। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद इसके वालिद ने मुझे बताई है। बकौल इनके वो सच्चाई की बुनियाद पर रिश्ता रखना चाहते हैं। अब तुम खुद बताओ, मैं जानते बूझते कैसे मुकद्दस को इस कुएं में धकेल दूँ। मुकद्दस ने इफ्तिखार रज़ा की थकी थकी सी आवाज़ सुनी। इफ्तिखार आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि मैं खुद बेटियों वाला, और मुकद्दस को तो मैं बिल्कुल आयशा की तरह समझता हूँ। मैं तो सिर्फ इनके बार बार इस्रार की वजह से आ गया था। मुझे माफ़ करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं इस बात का इल्म था। इन्होंने दाएँ हाथ से अपना बायाँ हाथ दबाया। एहसान साहब को पशेमान देखकर इफ्तिखार रज़ा ने बेख्तियार इनका हाथ पकड़ लिया। एहसान, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुकद्दस को अपनी बेटी समझते हो। छोड़ो इस किस्से को। वैसे भी आज मैं कदीर साहब को हाँ करने वाला हूँ। इसके बाद इनमें क्या बात हुई मुकद्दस सुन नहीं सकी, क्योंकि वहाँ से हट गई थी। निदा अपनी हेलो जी ते वजाहत साहब थे वो निकले, तलाक याफ्ता निकले। निदा अपनी मंगनी की खुशी मैंने ट्रीट दे दी, लेकिन अब इन्हें जाने का मसला था। मैं अली से कहती हूँ, आयशा ने कहकर घर की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद अली आयशा के साथ आता दिखाई दिया।
गाड़ी में बैठे 5 अफराद खामोश थे। इस खामोशी को सबसे पहले मलाइका ने तोड़ा था। क्या बात है, आज सब चुप है? अली तुम इतना बोलते हो, क्या डांट पड़ी है? मलाइका की बात पर अली मुस्कुरा दिया। लगता है किसी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इसके संजीदगी से कहने पर मलाइका खामोश हो गई। अली शर्मिंदा हो गया, फिर खुद ही बोल पड़ा। निदा मंगनी मुबारक हो। नवाजिश है जनाब की, तुम भी करा लो ताकि मुझे भी मुबारक देने का मौका मिल जाए। इसकी बात पर महज मुस्कुरा सका। मुकद्दस तुम्हें भी मुबारक हो। अली ने मिरर से पीछे बैठी मुकद्दस को कहा। मुकद्दस ने नज़र उठाकर सामने मिरर में देखा जहाँ से वो इसे देख रहा था। थैंक्स। इसने चेहरा दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ लिया। इसके बाद दोबारा इनमें कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो सारा रास्ता उलझन में ही रही, क्योंकि वो जानती थी दो आंखें बार बार इसे देख रही है। गाड़ी से उतरकर मुकद्दस ने सुकून का सांस लिया। अली इसके बारे में क्या सोचता है वो जानती थी, और इसकी खामोशी की वजह भी जानती थी, लेकिन वो अली के बारे में वैसा नहीं सोच पाई थी जैसा वो इसके लिए सोचता था। इसे अली से हमदर्दी थी, लेकिन मोहब्बत नहीं। चलो भाई ऑर्डर करो, लेकिन सोच समझ कर। निदा ने इन्हें पहले ही वार्न कर दिया। ये अली कहाँ रह गया? निदा ने अली को ना पाकर कहा। वो किसी काम से गया आ जाएगा। आयशा ने कहकर नज़रें मेन्यू कार्ड पर दौड़ानी शुरू कर दी। सफियान भाई? वो खाने में मसरूफ़ थे। जब इन्होंने आयशा की आवाज़ सुनी तो सब दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहाँ से एक लड़की और 2 आदमी दाखिल हो रहे थे। इनमें से सफियान साहब कौन से? मलाइका ने आयशा से पूछा। वो ब्लू शर्ट वाले। वो? निदा की हैरत से भरपूर आवाज़ आई। फिर इसने मुकद्दस को देखा जो सर झुकाए कोक के सिप लेने में मसरूफ़ थी। चलो हम चलते हैं। खाने से फारिग होने पर मलाइका ने कहा तो निदा ने वेटर को बुलाकर बिल पे कर दिया। अरे आयशा आप? सफियान आयशा को देखकर इनकी तरफ आ गया। आप यहाँ कैसे? आयशा के पूछने पर वह गड़बड़ा गया। और ये कौन है? आयशा ने एक और सवाल कर दिया। ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरी कॉलीग नाजिश हैं। सफियान की तारीफ़ करवाने पर लोग मुस्कुरा दी। ये मेरी दोस्त है और ये मुकद्दस है, आपको पता होगा। आयशा ने शरारत से सफियान को देखा, जिसने कनखियों से मुकद्दस को देखा जो फ़र्श को देखने में मसरूफ़ थी। जी देखा तो नहीं था, नाम से ज़रूर वाकिफ़ हूँ। सफियान के कहने पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि मुकद्दस ने अपना चेहरा कुछ मोड़ लिया। अच्छा सफियान भाई, जल्दी आपसे मुलाकात होगी, अब चलते हैं। इजाज़त लेते मुकद्दस ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाए थे। रास्ते में आयशा ने अली से पूछा, अली सफियान भाई के साथ जो लड़की थी तुम इसे जानते हो? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मैंने इसे सफियान भाई के ऑफिस में देखा। अली ने आयशा की मुश्किल आसान कर दी। नहीं, मैंने इसे कहीं और देखा है। आयशा ने अपने दिमाग पर जोर दिया। हाँ, इनके घर देखा है। आयशा ने चुटकी बजाकर कहा। ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। आयशा ने अपनी सोच का इजहार कर दिया। छोड़ो यार, वैसे भी तुम कह रही थी तुम्हारे सफियान भाई बहुत शरीफ हैं। निदा ने इसकी बात याद दिलाई। हाँ लेकिन तुमने कहा था ना, लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है। छोड़ो ये फजूल बहस। निदा को मुंह खोलते देख मलाइका ने कहा, वरना कोई पता ना था वो यहीं से लड़ना शुरू कर देती। मुकद्दस बजाय बाहर देख रही थी, लेकिन इसने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। मैंने तो सफियान भी को दूधा तो ले नहीं लग रहा। ये तैयारियां तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा तैयार मिलता है। साले बेगम की झंझलाई हुई आवाज़ बाहर बैठी मुकद्दस मुस्कुरा दी। अभी मंगनी है तो ये हाल है, शादी पर पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। इफ्तिखार साहब ने देख कर कहा जो चीज़ें उठा कर रख रही थी। तब मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। इनकी बात पर इफ्तिखार साहब का कहकर बेसाख्ता था। टेलीफोन की बेल पर मुकद्दस ने मुस्कुराकर फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, सफियान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनकर वो हैरान रहेगी। आप यकीनन हैरान होगी, लेकिन मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। चूँकि मंगनी है तो मैंने सोचा पहले बात कर लूँ। मुकद्दस ने घबराहट महसूस की थी। देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, कल मैंने आपको देखा, आप मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चादर मत लें। हमारे घर का माहौल भी ऐसा है, मैं अम्मी को इनकार नहीं कर सका, लेकिन मैं अब इन सब बातों से उकता चुका हूँ। मुझे मॉडल लड़की अच्छी लगती है, इतनी बड़ी चादर में इंसान बैकवर्ड लगता है। आप सुन रही है ना? इसकी खामोशी महसूस करके इसने पूछा। जी चलिए ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात पर गौर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मुकद्दस ने रिसीवर वापस रख दिया। ये शख्स कैसा है जो अपनी होने वाली बीवी से कह रहा है चादर लेना कैसा मजहबी है जो अपनी होने वाली बीवी से कह रहा है चादर लेना छोड़ दो। मुकद्दस ने दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। ये मुझे क्या हो जाता, कभी कोई फ़ोन करके कुछ कहता तो कभी कुछ। इस फ़ोन के साथ इसे वजाहत यज़दानी का फ़ोन भी याद आ गया। इसने गुस्से से सोचा, आज रात को मुझे देर हो जाएगी, किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। इफ्तिखार रज़ा ने नाश्ता करते हुए कहा, आज ही वापसी हो जाएगी ना? सालिया बेगम ने इन्हें उठता देकर कहा। जी कह तो रहा हूँ। अच्छा मुकद्दस ख्याल, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने दोनों का माथा चूम कर कहा। काले से वापसी पर घर में कदम रखते इसे काफ़ी खामोशी का एहसास हुआ। लाउंज में इसकी पहली नज़र परेशान हाल सालिया पर पड़ी। मम्मा क्या हुआ? वो तेरी से इनकी तरफ बड़ी। इसे देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। इन्हें पसलसल रोता देखकर परेशान होगी। ख्याल अभी तक नहीं आया। इनकी बात पर मुकद्दस की नज़र घड़ी की तरफ गई थी जहाँ 3 बज रहे थे। लेकिन वो तो 2 बजे आ जाता है। हाँ मैंने स्कूल भी फ़ोन किया, लेकिन वो कह रहे वो कब का चला गया। इन्होंने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। मामा चुप हो जाए, मैं इसके दोस्तों से पता करती हूँ। मुकद्दस ने डायरी पकड़कर इसके सब दोस्तों को बारी बारी फ़ोन किया, लेकिन सब ने लाइल्मी का इजहार किया। अब मुकद्दस भी घबरा गई। इसने मलाइका के घर फ़ोन किया। इसके भाई मोहसिन ने बताया कि वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करते थे, लेकिन वो वैन में नहीं आया। तो वैन वाले अंकल समझे वो घर चला गया। मुकद्दस कितनी देर रिसीवर पकड़े इससे बैठी थी। कुछ पता चला? इसे ऐसे बैठा देखकर सालिया बेगम ने इसका कंधा हिलाया। मामा मैं स्कूल जाती हूँ। मुकद्दस ने एक नज़र घड़ी को देखा जो 4 बजा रही थी। मुकद्दस मैं इफ्तिखार को फ़ोन करूँ?
मम्मा पापा को परेशान मत करें, मैं पहले स्कूल देखूँ फिर पापा से बात करते हैं। गाड़ी तो पापा ले गए। वो सीधी निदा के घर आई। लाउंज में ही निदा इसे मिल गई। निदा प्लीज़ मुझे जल्दी से कार की चाबी दो, इसने निदा को देखते कहा। खैरियत? निदा ने इसकी उड़ी रंगत देखकर पूछा। नहीं ख्यान अभी तक घर नहीं आया, मुझे इसके स्कूल जाना है। अब इसकी आंखों में आंसू आ गए। निदा घबरा गई। इसने जल्दी से चाबी से पकड़ाई। मैं भी साथ चलूँ? मुकद्दस ने अपने पीछे आती निदा को आवाज़ सुनी। नहीं, तुम सिर्फ दुआ करो ख्यान मिल जाए। इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। स्कूल के गेट के करीब गाड़ी खड़ी करके कितनी देर वो खाली इमारत को देखती रही। सारा स्कूल वीरान पड़ा था अगर वो यहाँ ना हुआ। खाली इमारत इसका दिल हौला रही थी। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ा दी, इसने अपने पीछे ख़यान की आवाज़ सुनी। बज्जो! वो जल्दी से पीछे मुड़ी। पीछे ख़यान खड़ा था। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। ख़यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ख़यान को गले लगाते इसके आंसू निकल गए। इससे पहले वो मज़ीद सवाल पूछती, इसने खुद पर किसी के साए को छाते देखा तो वो आंसू साफ करके फ़ौरन मुड़ी। अपने पीछे खड़े वजाहत यज़दानी को देखकर इसे एक पल के लिए अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई थी। इसके देखने पर मुस्कुराया तो जैसे होश में आई। इसने एकदम खड़े होकर ख़यान का हाथ पकड़ा। ख़यान! वजाहत ने मुकद्दस पर से नज़रें हटाकर ख़यान को पुकारा। जी भाई? ख़यान की ताबेदारी पर मुकद्दस ने हैरान होकर ख़यान को घूरा। आप गाड़ी में बैठो। इसके कहने की देर थी। वो मुकद्दस से हाथ छुड़ाकर गाड़ी में बैठ गया। मुकद्दस हक्का बक्का ख़यान को देख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी क्योंकि आपके फ़ादर इस्लामाबाद गए हुए, तो ख़यान को लेने आपको ही आना था। मुकद्दस ने चौंक कर इस शख्स को देखा तो इसको कैसे पता चला? इसने हैरत से सोचा। ख़यान आपके पास था? इसने अपने शक की तस्दीक चाहिए। वजाहत ने महज उनकारा पढ़ने पर इत्तफा किया। इसने जाने के लिए कदम बढ़ा दी जब वजाहत यज़दानी का हाथ इसके रास्ते में हाइल हो गया। मेरी बात अभी शुरू नहीं हुई और आप जा रही हैं। इस घटिया हरकत का मतलब? मुकद्दस ने गुस्से से पूछा। इसकी बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। रास्ता छोड़ें। सुनसान रास्ता उतरती हुई शाम के साए और सामने खड़ा ये शख्स इसके लिए काफ़ी परेशान कन थे। मैंने इस दिन फ़ोन पर आपसे कहा था कि अपने पेरेंट्स को समझाएं, लेकिन बजाय समझाने के आप मंगनी करेंगे, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं इसे हासिल करके रहता हूँ हर कीमत पर। आपको शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। मैं आपको चीज़ लगती हूँ? दौलत के नशे में पागल हो गए आप। दूसरा इंसान आपको इंसान नहीं लगता। ये आपकी गलत फहमी कि इस तरह की हरकतों से मैं डर जाऊँगी। आप खुद को समझते क्या हैं? आपसे शादी करने से बेहतर मैं जहर खाकर मर जाऊँ। गुस्से से मुकद्दस का चेहरा तमतमाने लगा। वो जो बहुत गौर से इसे देख रहा था मुस्कुरा दिया। मैं सोच रहा हूँ आप खामोश ज़्यादा अच्छी लगती हैं या गुस्से से बोलती हुई? चलो जी। अगला बंदा तड़फ तड़फ के ख़त्म हो गया तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि खामोश चंगी लग रही है गुस्से के हो गई कल वजाहत साहब। अपनी बात कैसा जवाब सुनकर इसका दिल चाह सामने खड़े शख्स का मुंह नोच ले। फिर वो इसका एकदम संजीदा हो गया। मरने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब एक बार फिर समझा रहा हूँ, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। किसी और के नाम की अंगूठी पहनने की गलती मत करना। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो बाप से तुम पर आ गया। अभी तो ख़यान तुम्हारे साथ जा रहा है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका अंदाज़ा भी तुम नहीं कर सकती। तुम क्या करती हो तुम्हारे घर वाले सबकी एक एक पल की खबर रखता हूँ। इसका अंदाज़ा भी तुम्हें हो गया होगा। वो मुस्कुराए। तुम मेरे टेम्परामेंट को ज़रूरत से ज़्यादा आजमा चुकी हो। अभी तुम जाओ, अच्छी तरह सोचो। अब मेरी सोच के मुताबिक होना चाहिए, वरना नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैं रात को फ़ोन करूँगा, अटेंड ज़रूर करना, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। वो उसको देखे बगैर इसके लहजे की सफाकी महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद इसने गाड़ी स्टार्ट होने और फिर जाने की आवाज़ सुनी। वो खुद को घसीटते हुए गाड़ी तक आई। ख़यान सीट पर बैठे बैठे सो गया था। घर का रास्ता इसने किस तरह तय किया वो नहीं जानती। इसे दूर से गेट पर खड़ी सालिया बेगम नजर आई गई थी। ख़यान को देखते हुए साख्ता इसकी तरफ पड़ी। ख़यान की खुशी में इन्होंने इसके सफ़ेद पड़ते रंग को नहीं देखा था। निदा के रोकने के बावजूद वो सीधी घर आ गई और कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। सोच कर इसका सर फटने लगा था। वो इसकी बात को महज धमकी समझ कर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसके लहजे की सफाकी इसको अब तक महसूस हो रही थी। ख़यान को स्कूल से ले जाना और इस बात का सबूत था वो कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूँ? इसने अपना सर तकिए पर गिरा दिया और कुछ देर बाद वो फूट फूट कर रो दी। अपने पेरेंट्स को बताओ और तो की करना। किसी चीज़ की आवाज़ से इसकी आँख खुली। कुछ कच्ची नींद और कुछ कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो समझ नहीं सकी। मुकद्दस, दरवाज़ा खोलो। अब दस्तक के साथ सालिया बेगम की आवाज़ आई। वो हड़बड़ाकर उठी। लाइट जलाने के बाद इसने दरवाज़ा खोल दिया। कब से दस्तक दे रही हूँ कि सो गई थी? इन्होंने एक नज़र इसकी सुर्ख आंखों को देखा। जी तुम्हारे पापा आगे तुम्हें बुला रहे हैं, आप चले, मैं आती हूँ। इसने हाथों में बालों को सीधा करते हुए कहा। हेलो पापा, आपका टूर कैसा रहा? इसने अपने चेहरे पर बशाशत पैदा करते हुए कहा। टूर तो अच्छा रहा मगर तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही। इन्होंने बगौर इसकी उतरी हुई सूरत देखकर कहा। मैं ठीक हूँ पापा। इन्होंने नज़रें झुका कर कहा क्योंकि आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। इसने मुकद्दस यहाँ आओ। इन्होंने इसे अपने पास बुला लिया। इसके बैठते ही इन्होंने अपना बाजू फैलाकर इसे अपने साथ लगा लिया। मुकद्दस, तुम तो मेरी इतनी बहादुर बेटी हो, अपनी माँ की तरह नहीं छोटी छोटी बात पर रोने बैठ जाओ। मैं यहाँ नहीं था, पीछे से तुमने ख़यान को ढूंढ लिया। मुझे तो ये सुनकर इतनी खुशी हो रही है। तो वो एकदम इनके सीने से लगकर रोने लगी। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। इन्होंने इसका चेहरा ऊंचा कर लिया। डर किस बात का बेटा? ख़यान आ गया ना, वो बता रहा था जिसके साथ वो रहा है वो बहुत अच्छा शख्स था,
तुम भी तो मिली हो इससे, क्या का तो वो दोस्त बन गया। इफ्तिखार रज़ा की बात पर इसका रंग उड़ गया। इन्होंने इसकी परेशान शक्ल देखी तो मुस्कुरा दिया। मुकद्दस कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही बात कह रहे हैं यार, आपका फ़ादर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके ऊपर जान छिड़क रहा है, आपकी इतनी केयर कर रहा है, तो आप उसको बताओ, क्यों नहीं बता रहे? पापा आप मेरे साथ हैं ना। इसकी बात पर मुस्कुरा दी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। चलो मुँह ठीक करो, कल तुम्हारी मंगनी है, क्या सोचेंगे वो लोग? अब खाना खाकर सो जाओ, मैं भी सोने चाह रहा हूँ। इन्होंने इसकी पेशानी चूम कर कहा। अभी इसने कुछ नवाले लिए थे जब फ़ोन की घंटी बजी। बैल की आवाज़ पर इसके हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में गिर गया। कितनी देर बैल होती रही लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तभी इफ्तिखार रज़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर चले आया। इनकी कितनी दफ़ा हेलो के बावजूद कोई नहीं बोला। वो अपने कमरे में चले गए। मुकद्दस ने सामने पड़ी प्लेट को एक नज़र देखा। अब इससे खाना खाना मुश्किल हो गया था। तभी फ़ोन फिर बज उठा। इसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर बाद जब इसने हाथ हटाए तो बेल बंद हो चुकी थी। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी जब एक बार फिर इसने फ़ोन की घंटी सुनी। इसने खौफजदा नज़रों से फ़ोन को देखा। इसे लग रहा था वो भी फ़ोन से बाहर निकल आएगा। वो भागने के अंदाज में कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होते इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वजाहत ने झंझलाकर फ़ोन को देखा और बटन ऑफ़ कर दिया। बटन ऑफ़ करके मोबाइल बेड पर उछाल दिया। बाहर टेरेस पर निकला और सिगरेट सुलगाकर होंठों से निकाल गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर इसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। यस। काफ़ी देर बाद जब इसको ये आवाज़ सुनाई न दी तो इसने मुड़कर देखा तो जल्दी से हाथों में जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया और उंगली से बालों का सवारता हुआ अंदर आ गया। दादी माँ आप अभी तक सोई नहीं? वजाहत ने घड़ी की तरफ देखा जो वो 2 बजा रही थी। तुम भी तो जाग रहे हो। वो मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई तो वो भी मुस्कुराता हुआ इनके सामने बैठ गया और सर इनके घुटनों पर रख दिया। वो इसके बालों में हाथ फेरने लगी। वजाहत बेटा अगर तुम कहो तो हम एक बार फिर इन लोगों के घर जाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। वजाहत ने आंखें बंद ही रखी थी। तो फिर तुम इसे भूल जाओ। अब इसने चौंक कर सर उठाया। ये नामुमकिन है दादी माँ, मैं इसे नहीं भूल सकता और ना ही छोड़ सकता हूँ। कल नहीं तो परसों इसे हर हाल में यहाँ आना। इज़्ज़त से बात की तो इनकी समझ में नहीं आया। अब मुझे और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। आमना खातून ने खोजती हुई नज़रों से इसकी सुरख आंखों को देखा। बेटा लड़कियों की इज़्ज़त बड़ी नाजुक होती है और फिर जैसे आप चाहते हैं इसे तो तकलीफ़ देने का तसव्वुर सोचते भी नहीं है। कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे वो लड़की टूट जाए। इनकी बात पर वजाहत नजरें चुरा गया। आप गलत समझ रही हैं दादी माँ, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा। इसकी बात पर वो बेख्तियार मुस्कुराई। हाँ मुझे अपनी तरबियत पर फ़ख्र है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिस पर मुझे अफसोस हो। इनकी बात पर इसने एक बार फिर अपना सर इनकी गोद में रखकर आंखें बंद कर ली। अचानक इनकी नज़र टेबल पर पड़ी, एश ट्रे पर पड़ी जिसमें काफ़ी तादाद में सिगरेट के जले टुकड़े पड़े हुए थे। इन्होंने दुख से अपने पोते को देखा जिसमें इनकी जान थी। वजाहत दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं है, फिर हमारे और इनके स्टेटस में बहुत फ़र्क है। तुम क्यों खुद को इसके पीछे बर्बाद करो? तुम्हारे सिवा है ही कौन? आखिर में इनकी आवाज़ पर आने लगी तो वजाहत ने जल्दी से आंखें खोल दी और सीधा होकर इन्हें देखने लगा। आपको पता है दादी माँ, मैं आपको दादी माँ क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप मेरी दादी भी हैं और माँ भी। मुझे आपके होते हुए कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई और ना ही किसी दोस्त की। और डैड इनको छोड़ें, इनके स्टेटस की वजह से तो मुकद्दस को पाने में मुश्किल आ रही है। इसने बेजारी से कहा। और जहाँ तक मुकद्दस की बात हो दादी माँ, जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ। जो मैं अधूरा था, मेरा गुमशुदा हिस्सा मुझे मिल गया। इसे देख कर ही पाकीज़गी का एहसास होता है। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह। दादी माँ वो इतनी खूबसूरत है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसने बच्चों की तरह खुश होकर कहा तो इसकी बात पर आमना खातून बेख्तियार हंस पड़ी। फिर संजीदगी से बोली, वजाहत मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे दादी माँ, ज़रूर मानेंगे। अब तो मुझे ज़िद होगी और जब मुझे ज़िद हो जाती तो मैं वो काम करके रहता हूँ। अब तो मुकद्दस खुद हाँ करेगी। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि आमना खातून ने चौंक कर इसे देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी, जब भी वो बोल पड़ा। दादी माँ परेशान मत हो, बस इनके घर जाने की तैयारी करें। वो इनकी आंखों में देखकर बोला, चलो अब काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ वरना मुझे नींद नहीं आएगी। इनके जाने के बाद इसने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। दिलावर वजाहत यज़दानी बोल रहा हूँ, कल सुबह 8 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलो, काम है। मोबाइल ऑफ़ करने के बाद वो मुस्कुराया था। आज तेरी मुस्कुराहट है ना किसी खतरे का पेश खैमा। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी खामोशी थी, हालांकि वो शोर शराबे की तवक्को कर रही थी। वो किचन की तरफ आ गई। कलसूम मामा कहाँ है? इसने बर्तन धोती कलसूम से पूछा। वो जी आपके आने वाले ससुराल गए, इनका फ़ोन आया था। वो हैरान होने से ज़्यादा परेशान होगी। रात को मंगनी का फंक्शन तो सुबह सुबह मामा पापा को बुला लिया, क्या वजह हो सकती है? वो वहीं किचन में बैठ गई। नाश्ता करने के बाद वो लाउंज में आ गई। तभी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर निदा और मलाइका ने अंदर कदम रखा। क्या हो रहा है जनाब? हम तो समझते थे तुम हार सिंगार में मसरूफ़ होगी। मलाइका ने इसे फारिग बैठे देकर कहा। आयशा नहीं आई? इनसे मिलने के बाद इसने आयशा के मुताल्लिक पूछा। आ रही होगी। लो शैतान का नाम लिया और वह हाजिर। आयशा को देखकर निदा ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? इसकी संजीदगी देखकर इन तीनों को काफ़ी हैरत हुई। मुकद्दस तुम्हें पता है आज सुबह सफियान भाई का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? निदा ने हैरत से आयशा को देखा। एक्सीडेंट भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ लोगों ने रोक कर मारना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त इनके पास काफ़ी बड़ी रकम थी, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। अभी वो हॉस्पिटल में है। आयशा की बात सुनती निदा ने अचानक मुकद्दस को देखा तो ठिठक गई। मुकद्दस का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मुकद्दस क्या हुआ? निदा ने जल्दी से मुकद्दस का बर्फ़ की तरह सरद पड़ता हाथ थाम लिया।
मुक़द्दस ने खौफज़दा नज़रों से निदा को देखा। मुक़द्दस, सफ़ियान भाई ठीक है, बस मामूली सी चोटें हैं। आयशा ने जल्दी से इसके करीब आकर इसे तसल्ली दी। वो समझी शायद वो एक्सीडेंट का सुनकर परेशान हो गई है। भाई गाड़ी रुकने की आवाज़ पर वो चारों दरवाजे की तरफ देखने लगी। आंटी अंकल आगे, अपना चेहरा सही करो। मलाइका ने मुक़द्दस का आवाज़ हिलाकर कहा तो इसने जल्दी से आंख में आए आंसू साफ़ कर लिए। अंकल, सफ़ियान भाई कैसे हैं? इफ्तिखार रज़ा को अंदर आते देखकर आयशा ने पूछा तो इन्होंने एक नज़र मुक़द्दस का चेहरा देखा जो सर झुकाए बैठी थी। बेटा वो ठीक है, फंक्शन शाम को ही होगा। वो मुस्कुरा कर अंदर चले गए। मुक़द्दस, हम शाम को मिलते हैं। मलाइका और आयशा ने खड़े होकर कहा, निदा तुम चल रही हो? नहीं तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊँगी। इसके जाने के बाद निदा मुक़द्दस के साथ इसके कमरे में आ गई। मुक़द्दस, बात वो नहीं है जो नज़र आ रही है। तुम मुझे परेशान कम और खौफज़दा ज़्यादा लग रही, जो मुझे नहीं बताओगी क्या बात है। निदा ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा तो वो जो कब से ज़ब्त करी थी रोने लगी। निदा ने कदरे परेशान नज़र से देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। निदा, वो वजाहत यज़दानी, ये सब इसने करवाया। वजाहत यज़दानी? निदा ने हैरानी से नाम दोहराया। तब मुक़द्दस ने सारी बात बता दी। मुक़द्दस, आर यू मैड? इतने दिन से तुम इस खटिया आदमी के फजूल की खाली धमकियाँ सुन रही हो और तुम्हें अंकल से बात करनी चाहिए थी। मैं भी यही कह रही हूँ। देखो रिकॉर्डिंग आज मेरा बोल के ना गला बैठ गया। मैं वो भी नहीं ले सकती, गोली भी नहीं खा रही, क्योंकि ना वो मैं आप में से किसी का मुझे कमेंट आया था कि ना ये कैंडी गोली खाते वक्त ना वो रिकॉर्डिंग ना किया करें, तो मैंने कहा अब इसको ख़त्म करके फिर खाऊंगी, दैन अगली रिकॉर्डिंग करूँगी। खाली धमकियाँ? मुक़द्दस ने दुख से निदा को देखा। इन्हें तुम खाली धमकियाँ कहती हो? पहले ख्यान को ले जाना और ये मारपीट। निदा ने सर उठाकर मुक़द्दस को देखा जिसने अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रखा था। सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब थी। मुक़द्दस, तुम कुछ अरसा के लिए कहीं चली जाओ, किसी रिश्तेदार के घर। निदा के कहने पर मुक़द्दस ने सख्ती से आंखें बंद करके इन्हें खोला। निदा घर का फ़ोन नंबर, पापा के आने जाने का पता, ख़यान की स्कूल टाइमिंग, सफ़ियान से मेरी मंगनी का पता और फिर सफ़ियान किस तरह वक्त ऑफिस जाता है। तुम क्या समझती हो इसे इल्हाम हुआ है हमारे घर की एक खबर इससे रहती है, इसलिए तो मैंने पापा से बात नहीं की। अगर इन्होंने कुछ कहा तो वो कहीं इन्हें नुकसान ना पहुँचा दे, वो बहुत ख़तरनाक है। तो तुम अकेली क्या करोगी? मैं क्या करूँगी निदा? मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुक़द्दस ने रोते रोते अपना सर निदा की गोद में रख दिया, लेकिन बेबसी के एहसास के तहत वो सिर्फ रो सकती थी मुक़द्दस की तरह। भाई साहब, हम बहुत शर्मिंदा, लेकिन आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें। हम रिश्ता नहीं कर सकते। जिन लोगों ने सफ़ियान को मारा, इनके सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ रिश्ता किया तो वो खुदा ना ख्वास्ता हमारे बच्चे को मार देंगे। हमारा एक ही बच्चा है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मुझे पता है कि आज मंगनी थी, लेकिन हम मजबूर हैं। कदीर साहब की आवाज़ पर इफ्तिखार रज़ा ने अपना झुका सर उठाया। जी मैं समझ सकता हूँ, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर माज़रत चाहता हूँ। कदीर साहब ने उठते हुए कहा और बाहर निकल के मेज़ पर पड़े हुए लवाज़मात इसी तरह पड़े थे। कमरे में मौजूद नफूस खामोश थे। बाहर खड़ी मुक़द्दस पर लर्ज़ा तारी हो गया। सिर्फ मेरी वजह से मम्मा पापा को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, इसने दुख से सोचा। डोरबेल पर ख्यान बाहर की तरफ भागा। कुछ देर बाद इसने आयशा के अम्मी अब्बू और अली और आयशा को आते देखा। बेटा तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? इसके सलाम के जवाब में आयशा की अम्मी ने पूछा और इसके ड्राइंग रूम की तरफ इशारा कर दिया और किचन में आयशा को ले आके आ गए। क्या लोगी? कुलसूम को ड्राइंग रूम में भेजकर इसने आयशा से पूछा। जूस। आयशा ने ग्लासेस के हाथ से लेते हुए इसे देखा जो बहुत चुप थी। मुक़द्दस, सफ़ियान भाई और उनके घर वालों ने जो किया बहुत अफसोस हुआ। मेरे नहीं ख्याल वो लोग तुम्हारे काबिल थे। इतना कहकर वो चुप होगी। तुम पता अम्मी अब्बू क्यों आए हैं? कुछ देर बाद इसने आयशा की आवाज़ सुनी थी। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हें अपनी बहू बनाने अली का प्रपोज़ल लेकर आए हैं। वो हैरान रहेगी तो क्या कभी जिस शख्स को मैं अच्छा नहीं समझती थी, ये शख्स मेरी किस्मत में था, अब तो मुझे भी रद्द कर दिया गया। वो खुद पर हंसी थी। एक तलख मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ था, लेकिन साथ ही आंखें भी पानी से भर गई। आयशा ने सिर्फ इसकी मुस्कुराहट देखी। अली तो इतना खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि अंकल इनकार नहीं करेंगे। तभी आयशा की अम्मी सालिया बेगम के साथ किचन में आ गई और इसके करीब आते इसका माथा चूम दिया। सालिया, अब ये हमारी बेटी है, हम जल्द आएंगे। मंगनी नहीं करी थी हम सीधा शादी करेंगे। इनकी बात पर आयशा के साथ सालिया बेगम भी मुस्कुरा दी। इनके जाते अली आ गया। इसने भरपूर नज़रों से मुक़द्दस को देखा। अब तुम जल्दी मेरी हो जाओगी। इसके लहजे में फ़तह का यकीन बोल रहा था। इसने एक नज़र इसे देखने के बाद फ़र्श को देखना शुरू कर दिया। एहसान साहब की आवाज़ पर इसने एक नज़र इसके झुके हुए सर को देखा। अब फिर कभी तफसील से बात होगी कहकर वो जल्दी से बाहर निकल के वह एक सांस भर कर रहेगी। लाउंज से गुजरते हुए इसने फ़ोन की बेल सुनी तो अपनी जगह उछल पड़ी। इस सारे चक्कर में वो इस शख्स को तो भूल गई थी जिसकी वजह से वो मुसलसल अज़ाब से गुजरी थी। वो बेल को इग्नोर करती हुई जल्दी से अपने कमरे में आ गई। वज़ू करके इसने नमाज की नीयत बांध ली। अभी वो नमाज से फारिग हुई थी जब वो तीनों धमाके के साथ इसके कमरे में दाखिल हुई। यहाँ इतना कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं चला। मलाइका दोनों हाथ कमर पर रखकर झगड़ालू औरतों की तरह शुरू होगी तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फिर वो भी इसके गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम और अली, अब अच्छा लग रहा है। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग जाने के लिए खड़ी होगी। बैठो तो। मुक़द्दस ने इतनी जल्दी देखकर कहा। नहीं यार, रात होगी, हम तो खुशी के मारे निकल आए, सुबह मुलाकात होगी। मलाइका ने कहकर बाहर दौड़ लगा दी जबकि तीनों मुस्कुरा दी। मुक़द्दस, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आयशा ने झिझक कर कहा। वो मुक़द्दस, सब घर वाले चाहते कि तुम इतनी बड़ी चादर मत लिया करो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुम जानती हो अली कितना मॉडर्न है। फिर
फिर इसका सर्कल ऐसा, इतनी बड़ी चादर अजीब लगती है। अली भी कह रहा था इस तरह तो खूबसूरती छुप जाती है। आयशा की बात पर कई नागवार रंग इसके चेहरे पर आए, लेकिन वो सर झुका कर रह कि कोई और वक्त होता तो वो आयशा को इस बात का जवाब देती, लेकिन पैदर पैर इतने हादसा हुए थे कि इसका इत्मीनान लड़खड़ा गया। आयशा, मुकद्दस पहले भी तो ऐसी थी, अब ये क्या एतराज़ क्यों? निदा ने मुकद्दस का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर पूछा। भाई जो सारे घर वाले कह रहे मैंने कह दिया, और फिर जो अली चाहता है वो मुकद्दस को वैसे ही होना चाहिए। आखिर वो इसका होने वाला शौहर है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना। वो पहले हुक्म जमाने लगा और तुम दोस्त कम नंद ज़्यादा बन गई हो। निदा ने कहा। प्लीज़ बस करो, बात की बाद में देखी जाएगी। मुकद्दस के कहने पर दोनों खामोश हो गई। ओके चलती हूँ, सुबह मिलते हैं, बाय। दिमाग ख़राब हो गया इसका, आयशा के जाते निदा ने कहा। मुकद्दस, मेरा ख्याल है अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। शायद अली के लिए अल्लाह ने रास्ता हमवार किया, और अली को तो हम बचपन से जानते। तुम इसे वजाहत यज़दानी के बारे में बात करो, वो ज़रूर समझ जाएगा। निदा की बात पर मुकद्दस तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। अली से बात करूँ जो अभी से मुझ पर अपनी हुक्मरानी साबित करने की कोशिश में जद किया है, और मेरी बचपन की दोस्त, इसको नहीं देखा तुमने? किस पर यकीन करूँ? अली से शादी के बाद क्या पता ये मेरे लिए ताना बन जाए। यहाँ वजाहत यज़दानी से निजात के लिए अली से शादी कर सकती हूँ। इतना कहकर वो खामोश होगी। निदा निदा ने चौंक कर मुकद्दस की तरफ देखा जो किसी सोच में गुम थी। अली का कहना है वो मुझे पसंद करता है। अगर पसंद करता तो इसी हाल में करता। ये कैसी पसंद है कि इसे मुझे अपने साथ खड़ा करने में शर्म आएगी? वो सफ़ियान कदीर भी मुझसे यही कहता था कि चादर छोड़ दो, ये बैकवर्ड लगता है। मुझे मोहब्बत तो ये है कि पसंद तो ये है कि मैं जैसी हूँ मुझे कोई वैसी ही अपनाए। नुमाइश ज़रूरी है? मेरा सिंगार, मेरी खूबसूरती सिर्फ मेरे शौहर के लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। ये कैसी मोहब्बत है? मुकद्दस खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। निदा ने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। ज़्यादा मत सोचो, अल्लाह पर सब छोड़ दो। हाँ यही बेहतर है। इसने गहरी सांस लेकर निदा को देखा। बात तो सही है यार मुकद्दस की, कि वो जैसी है आप पसंद का अगर दावा करे तो वो जैसी बंदी है उसको वैसे पसंद करो ना। फ़ोन की पहली बेल पर इसने झपटने के अंदाज में रिसीवर उठाया था। मैं बहुत लकी हूँ, लगता है मेरे फ़ोन का इंतज़ार हो रहा था। इसके हेलो करने से पहले ही दूसरी तरफ से बड़ी शोख आवाज़ आई। वो बोलना चाहती थी लेकिन आंसू से बोलने से रोक रहे थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम बेहतर तौर पर जानती हो, मैंने तुम्हें कहा था कि ये महज धमकी नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें शायद मजाक लगा था। तुम्हारे फादर को मैं कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सफ़ियान का जो हाल हुआ वो तुम जानती हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी आएगा इसका यही हशर होगा। इसने ठोस लहजे में कहा। आप चाहते क्या हैं? तुम्हें? मुकद्दस के सवाल पर बड़ा बेसाख्ता जवाब आया। बेबसी की इंतहा महसूस करके वो रोने लगी। काश मैं देख सकता तुम रोते हुए कैसी लगती हो। यकीनन ये नज़ारा भी बेहद दिलकश होगा। मेरा ख्याल है मैं ये नज़ारा देखने आ जाता हूँ। नहीं, वो जल्दी से बोली। दूसरी तरफ से बड़ा भरपूर कहका सुनाई दिया। अब्बा जी इतना की कर देता, जहाँ तो तू सुन लैनिया मेरे मुँह चो गंदियाँ गंदियाँ। तो फिर ऐसा है कि कल शाम को मेरे घर वाले आएंगे और आपके जवाब हाँ होना चाहिए, और अपने वालिदैन को मनाना तुम्हारा काम है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसने रोते हुए कहा था। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा मेरी जान, वरना सोच लो तुम्हारा प्यारा सा भाई। अच्छा अब तुम जाओ और मेरे ख्वाब देखो प्लीज़। मेरी बात, इसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि वो दूसरी तरफ से लाइन कट चुकी थी। पापा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा कहो। इन्होंने फाइल्स को ब्रीफ केस में रखते हुए सामने खड़ी मुकद्दस को देखकर कहा। पापा शाम को वजाहत के घर वाले आएंगे, आप इन्हें हाँ कर दें। मुकद्दस की बात पर फाइल की तरफ बढ़ता इनका हाथ वहीं थम गया जबकि चाय का कप लाती सालिया बेगम का हाथ कांप गया था। इफ्तिखार साहब को लगा शायद इन्होंने गलत सुना। क्या कहा? खोती है एड्रा तू अपने सिर से सारा कुछ ले रही है तो तू दस दे असल गल। आप वजाहत के घर वालों को हाँ कह दें। मुकद्दस, वो इतनी ज़ोर से बोले कि मुकद्दस के साथ सालिया बेगम भी कांप गई। होश में तो तुम क्या बकवास कर रही हो? इस शख्स को जानती हो किस कमाश का? एक शादी कर चुका है। तुम कैसे इसकी बातों में आ गई? क्या नजर आया तुम्हें इसमें? बोलो। इन्होंने इसका बाजू पकड़कर हिलाया लेकिन वो सपाट चेहरे के साथ ज़मीन को देखती रही। इसकी शक्ल देख इफ्तिखार साहब कुछ नरम पड़ गए। मुकद्दस बेटा, हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लड़का बस अपनी अना की तस्कीन चाहता है। इनके लिए औरत को छोड़ देना कोई मसला नहीं। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? इनकी बात पर मुकद्दस ने सर उठाकर एक नज़र नहीं देखा। पापा आप इन्हें हाँ कर दें। इसने एक बार फिर वही जुमला दोहराया। इफ्तिखार साहब ने हैरत से अपनी फर्माबरदार बेटी को देखा जिसके ख्यालात और पसंद को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो ये फैसला वो कैसे कर सकती थी? मैं ऐसा नहीं करूँगा, इन्होंने सख्ती से कहा। ज़िंदगी मुझे गुजारनी, आप अपना फ़ैसला करने का हक़ है मुझे। नामुराद बेगैरत, सालिया बेगम ने आगे बढ़कर इसे झंझोड़ डाला। सालिया रुको। इफ्तिखार रज़ा के कहने पर इनका चलता हाथ रुक गया। ठीक कहा तुमने, तुम्हें फ़ैसला करने का हक़ है। बिल्कुल ठीक, मैं इन्हें हाँ कह दूँगा, तुम तसल्ली रखो। लेकिन ये याद रखना आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। जाओ अब यहाँ से चली जाओ। वो जल्दी से मुड़ी और दरवाजे से निकल आई। कमरे में आकर इसने सख्ती से खुद को रोने से रोका था क्योंकि वो जानती थी सालिया बेगम आएंगी। और वही हुआ। कुछ देर बाद वो इनके कमरे में थी। इस दिन ख्यान जिस लड़के के साथ था वो वजाहत यज़दानी था। मुकद्दस ने हैरत से इनका सवाल सुना। जी, और तुम इससे मिली भी थी? जी। इन्होंने आगे बढ़कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। मुकद्दस तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। कोई और कहता तो मैं कभी भी ना मानती, लेकिन मैंने खुद तुम्हारा ये रूप देखा। मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें पता था वो वहाँ होगा, इसीलिए तुम दौड़ी दौड़ी वहाँ गई थी। माँ बाप की आंखों में धूल झोंकती रही हो। तुम पर अंधा एतमाद किया था। हम तुम्हें क्या समझे और तुम क्या निकली।
काश तुम पैदा होते ही मर जाती, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब वो रो रही थी और रोते रोते इन्होंने एक नज़र मुकद्दस पर डाली जिसका बायां गाल लाल हो रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मुकद्दस तुम इतनी ढीठ तो कभी नहीं थी। इन्होंने इसे दुख से देखा, वो तो इन्हें मुकद्दस लग ही नहीं रही थी। मैं भी हैरान थी, हमारे मना करने के बावजूद इतने बड़े लोग बार बार क्यों आ जाते हैं। हमें नहीं पता था ये सब तुम्हारी माँ पर हो रहा है। मुकद्दस तुमने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। वो कहकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद इसने निदा को अंदर आते देखा। इसके पीछे साले बेगम थी। पूछा, इस नामुराद से अपने बाप की बेइज्जती करवाने पर तुली है। इस लड़के की मोहब्बत में अंधी हो गई है, चाहती है हम जानते पूछते इसे जहन्नम में धकेल दे। तुम पूछो इससे। साले बेगम रोने के साथ ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। निदा शौक की कैफियत में यकटक मुकद्दस को देख रही थी, जो बगैर किसी रद्द-ए-अमल के फर्श को देख रही थी। आंटी प्लीज़ आप चुप हो जाए, मैं देखती हूँ, आप अंकल के पास जाएं। निदा ने ज़बरदस्ती इन्हें बाहर भेज दिया और दरवाज़ा लॉक करके इसके पास आ गई। मुकद्दस ये क्या हमाकत है, अब तो सब ठीक हो गया, अली से तुम्हारी बात तय होगी फिर क्यों। निदा ने मुकद्दस के दोनों हाथ थाम लिए थे। निदा, सफ़ियान पर हमला इसने करवाया था, कल पापा के ऑफिस भी वो किया था, और अगर अली से मेरी कोई भी बात होती है तो वो अली का भी वही हाल करेगा जो सफ़ियान का हुआ। इसने मुझे धमकी दी कि अगर हमारी तरफ से हाँ ना हुई तो वो पापा को नुकसान पहुंचा सकता है। मुकद्दस ने इसी से पार्ट अंदाज में इसे बताया। निदा मुँह खोले इसका चेहरा देखने लगी। तो क्या मुकद्दस तुम इससे शादी करोगी? निदा ने इसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। हाँ, इसने निदा की तरफ देख कर कहा। निदा, मुझे लगता है मुझे किसी गुनाह की सज़ा मिली है। मैं तो समझती थी मैं साफ ज़िंदगी गुजारी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती होगी। मैंने सुना था नेक औरतों के लिए नेक मर्द होते हैं। निदा, मैं क्या नेक नहीं थी? इसने निदा से पूछा, जिसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। पापा कहते वो मेरे लिए मर गए, मैं मानती हूँ ये सच है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। सिर्फ एक नेक मर्द मांगा था जो सिर्फ मेरा हो। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम लोग कहते थे कि इतनी बड़ी चादर में मैं काम करने वाली मासी जैसी लगती हूँ, कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती। फिर इसने क्या देखा मुझ में? निदा ने बेख्तियार इसके चेहरा थाम लिया। मुकद्दस ने नज़रें उठाकर निदा को देखा, जो बाकायदा आंसू से रो रही थी। वो बेख्तियार निदा के गले लग गई। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं इस शख्स से नफ़रत करती हूँ। मुझे हर इस लम्हे से नफ़रत महसूस होती है जब इसने मुझे देखा। मुझे अपने वजूद से, अपने चेहरे से नफ़रत महसूस हो रही है। जहाँ इसकी नज़र पड़ी वो अब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इसने अलग होकर निदा को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से गीला हो गया था। इस शख्स ने मुझे मेरे माँ बाप की नज़रों में बेतपार कर दिया। मैं मर भी नहीं सकती, मैं हराम मौत मरकर अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने सिर्फ पापा के लिए, क्यान के लिए किया। निदा प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दो, मुझे इन लम्हों से खौफ आता है जब वो शख्स मेरे सामने होगा। निदा दुआ करो मुझे मौत आ जाए, प्लीज़ निदा मेरे लिए दुआ करो। इसने अपना सर बिस्तर पर गिरा दिया। इसका सारा वजूद हिचकों की वजह से लरज़ रहा था। दौर फट्टे मुँह या तेरे तो वजह तेरी वजह तो कुड़ी किड्डी मुसीबत आलू फंसी हुई। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी जलती हुई आंखों को खोला था। वजाहत की फैमिली आई है, तुम उठो, वो लोग अंदर आना चाहते हैं। मुकद्दस जल्दी से उठ बैठी, चादर को अच्छी तरह ईट लपेटा। सबसे पहले कोई आदमी अंदर आया था। मुबारक हो बेटा, खुश रहो। युहिदिया ज़ानी ने मामूल के अंदाज में इसके सर पर हाथ फेर कर और हज़ार के कई नोट इसकी गोद में रख दिए। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। फिर कोई खातून इसके करीब आकर बैठी। कैसी हो बेटा? इन्होंने इतने प्यार से पूछा कि वो शर्मिंदा सी होगी। इसने सलाम किया तो मुस्कुरा दी। जीती रहो। शाफिया से कहो सारी चीज़ें अंदर ले आए। इन्होंने पीछे मुड़कर किसी से कहा। इन्होंने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा किया। इसने चेहरा तो ऊंचा कर दिया, लेकिन नज़रें नहीं उठाई थी। माशाल्लाह, हमें तो वजाहत ने अफरा तफरी में भेज दिया और ये सारा सामान शगुन के तौर पर साथ भेज दिया। मैंने कहा भी कि पहले हाँ तो होने दो, लेकिन इसको यकीन था, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब भेज दिया। इनकी बात पर इसने नज़रें उठाकर इन्हें देखा, लेकिन वो परस में से कुछ निकाल रही थी। इसकी नज़रें इनके पीछे खड़ी साला बेगम से टकरा गई, जो बड़ी काटदार नज़रों से इसे देख रही थी। बेटा ये तुम्हारे लिए। इन्होंने डायमंड रिंग निकाल कर इसकी उंगली में पहना दी। वजाहत ने ख़ास तौर पर मुझे ताकीद करके दी थी। इन्होंने मुस्कुरा कर इसे देखा। वाकई बहुत जच रही है। इन्होंने इसके गोरे हाथों को देख कर कहा। अच्छा बेटा, हमने तो सोचा था सारे फंक्शन करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे को बड़ी जल्दी है। आपके वालिद भी मान गए, मैं जानती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ज़ेवर और लहंगा हम ले आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वलीमा बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा बेटा, जल्दी मिलेंगे। आमना खातून ने इसका माथा चूम कर कहा। और आप अरेंजमेंट की फ़िक्र मत करें, हम सब कर लेंगे, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सवाए मुकद्दस के। बस आप हमारी अमानत को संभाल कर रखिएगा, मैं बहुत अजीज़ है। साले बेगम से कहते हुए इन्होंने प्यार भरी नज़रों से मुकद्दस को देखा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले बहुत तकल्लुफ़ किया, लेकिन हाल वगैरह का बंदोबस्त हम कर लेंगे। आमना खातून के अखलाक से मुतासिर होकर साले बेगम भी बोलने पर मजबूर हो गई थी। इनके जाने के बाद निदा इसके पास आ गई। निदा इतनी जल्दी क्यों? तुम पापा को समझाओ प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। वो रोते हुए बेरबत बोलने लगी। मुकद्दस, अब जब तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया तो ख़ुद में हौसला पैदा करो, अभी तो शुरुआत है। इसने नज़र उठाकर बिस्तर पर देखा, जहाँ चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। तभी नीचे से बोलने की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर बाद आयशा और मलाइका इसके कमरे में थी। वाह मुकद्दस वाह, तुम्हारे खेल की दाद देनी पड़ेगी। आयशा ने ताली बजाकर इसे दाद दी। बचपन से तुम्हारे मजहबी लेक्चर सुनती आ रही थी और पता नहीं तुम्हें क्या समझ बैठी थी। इतनी बड़ी चादर की आड़ में इतना बड़ा खेल खेलती रही हो मेरे भाई के लिए, हाँ कहकर इस वजह ये जानी से शादी कर रही हो। कहाँ गए तुम्हारे लेक्चर कि मैं किसी फ्लर्टी आदमी से शादी नहीं करूँगी। मेरे भाई की तो एक मंगनी टूटी थी, इस वजह ये जानी की तो शादी हो चुकी है। वो है तुम्हारा प्योर मैन, आइडियल मैन, जिसके लिए तुमने मेरे भाई को ठुकरा दिया। बल्कि नहीं, तुमने इस
की जायदाद के लिए ऐसा किया। निकली ना तुम भी आम सी, होगी ना इसकी खूबसूरती और दौलत से मुतासिर। इस सोने के ढेर पर बैठ कर बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें। इसने बेड पर पड़े गोल्ड के सेट के डब्बों को देखकर कहा। वो बहुत गुस्से से मुकद्दस को देख रही थी। मुकद्दस मुस्कुरा दी। कुछ रह गया हो तो वो भी कह दो आयशा, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे लगता है मेरा कोई बड़ा बोल या शायद कभी मैंने खुद पर गुरूर किया था, इसकी सज़ा मिल रही है। तुम कह सकती हो तुम्हें हक है, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। माफ़ अच्छा लफ्ज़ है, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। कभी तुम्हें किसी ऐसे शख्स को माफ़ करना पड़े जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी हो तो देखती हूँ कैसे माफ़ करोगी। बहरहाल शादी मुबारक हो। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मलाइका और निदा टुकर टुकर एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। मलाइका, तुम्हें अगर कुछ कहना तो प्लीज़ तुम भी कह दो। मुकद्दस ने सर झुकाकर कहा तो मलाइका इसके करीब आई। पता नहीं मुकद्दस, जो मैंने सुना है वो सच है या नहीं, या जो तुमने किया वो ठीक है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो सकती। अपनी दोस्त के बारे में इतना तो मैं दावे से कह सकती हूँ। मुकद्दस ने अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर आंसुओं को रोका था और फिर मलाइका के गले लग गई। इस यकीन के लिए शुक्रिया, आज पता चला दोस्त बहुत बड़ी नेमत होती है, इसने निदा और मलाइका को देखकर कहा था। वाकई दोस्तों से बड़ी नेमत तो कोई भी नहीं होती। सुबह अज़ानों के साथ इसकी आंख खुली थी। इसने साइड पर सोई हुई निदा को देखा जो रात को ज़िद करके इसके पास रह गई थी। इसने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो कितनी देर वो खाली जहन के साथ अपने हाथों पर बनी लकीरों को घूरती रही। तो क्या मेरी किस्मत में वजाहत यज़दानी जैसा शख्स था? वो शख्स आज जीत जाएगा या मैं किसी मौत से की उम्मीद रखूँ? इसने सख्ती से अपनी आंखों को बंद किया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खोलकर साले बेगम अंदर आ गई। नाश्ता कर लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। इन्होंने ट्रेस की तरफ बढ़ाई लेकिन इसकी तरफ देखा नहीं था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे भूख नहीं। इसकी रंधी हुई आवाज़ पर इन्होंने बेचैनी से इसकी शक्ल देखी जो सिर्फ एक रात में बिल्कुल मुरझा गई थी। इनके दिल को कुछ हुआ। ये पकड़ लो, अब अगर तुम्हें हमारा ज़रा सा भी ख्याल हो तो नाश्ता कर लो। अब जो होना तो वो तो हो गया। इसने इनके हाथ से ट्रे ले ली। और हाँ, नाश्ता करके थोड़ी देर सो जाना। इन्होंने इसकी लाल आंखों को देखकर कहा। नाश्ता करके वो वाकई सो गई। दोबारा इसकी आंख खुली तो दोपहर का 1 बज रहा था। इसे आंखें खोलता देखकर निदा मुस्कुराई। उठ गई? अच्छी नींद ली है, चलो अच्छा फ्रेश होगी। अब तुम नहा लो, आंटी 2 दफ़ा आई थी। वो तुम्हारे ससुराल वालों ने ब्यूटिशियन भेजी है। निदा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा जैसे कोई बात ही ना हो। वो जो बहुत मज़े से इसकी बात सुन रही थी आखिरी बात से चुप कर गई थी। ब्यूटिशियन की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं? इन्हें पता होगा कि तुम ब्यूटी पार्लर नहीं जाओगी, इसलिए इन्होंने खुद भेज दी। काफ़ी अक्लमंद लोग हैं। अब शाबाश, जल्दी से जाओ, नहा लो, मैं घर से अपने कपड़े ले आऊँ। निदा के जाते वो भी बाथरूम में चलेगी। कमरे में कदम रखते ही निदा को झटका लगा। आईने के सामने बैठी वो यकीनन मुकद्दस ही थी। पुष्ट पर बिखरे इसके बाल ज़मीन को छू रहे थे। मुकद्दस ने आईने में से निदा को देखा। कपड़े ले आई हो? मुकद्दस, ये तुम हो? इसने हैरत से कहा। इतनी बड़ी चादर में भी मुकद्दस का हुस्न अपने होने का ऐलान करता था, लेकिन इसका ये रूपा इसने पहली बार देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? मुकद्दस ने इसके हैरान चेहरे को देखकर पूछा। मैं सोच रही हूँ शायद वजाहत को तुम में वो नज़र आ गया जो मुझे अब नज़र आ रहा है। मैं लड़की होकर दीवानी होगी तो उसका सोचो। मुकद्दस ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। निदा प्लीज़ चुप हो जाओ। इसकी आंखों में आंसू आने लगे। मुकद्दस, ये भी तो हो सकता है कि इसे सचमुच तुमसे मोहब्बत हो। निदा की बात पर इसने इसे देखा। नहीं निदा, मैं महज इसकी ज़िद हूँ जो इसे आसानी से मिल नहीं रही थी। नहीं तो तुम खुद सोचो, वो जो बचपन से मेरे साथ मोहब्बत का दावा करता है, वो मेरी चादर समेत अपने सर्कल में मेरा तारुफ करवाने से शर्मिंदा था। तो वजाहत यज़दानी की क्लास का तुम्हें अंदाज़ा है, जहाँ फैशन की भरमार है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है, तो क्या इसे मेरी चादर में छुपे इस चेहरे से मोहब्बत होगी? नहीं, इसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। वो एक बार फिर रोने लगी। मुकद्दस, अब तुम रोई तो मैं तुम्हें एक लगा दूंगी। तभी साले बेगम किसी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। ये मिसेस मेहरान है, मुकद्दस का मेकअप करेंगी। निदा तुम मेरे साथ आओ, वो लहंगा और जेवर ले आओ। आप एक बार खुद को देख लें। दुपट्टा सेट करने के बाद मिसेस मेहरान ने मुकद्दस से कहा तो इसने बेसाख्ता खुद को आईने में देखा। एक पल के लिए वो आंखें चपकना भूल गई थी, लेकिन अगले लम्हे इसने नज़रें हटा ली। अंदर आती साले बेगम अपनी जगह थम सी गई। मामा, मुकद्दस की नज़र इन पर पड़ी तो बेसाख्ता इनकी तरफ बढ़ी। इसने इनके हाथ थाम लिया। मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इसने इल्तिजा की थी। इसकी लाचारी कोई नहीं देख सकता था। वो इसकी गलती की सज़ा भुगत रही थी जो इसने की भी नहीं थी। एक शर्त पर। साले बेगम की आवाज़ पर वह हैरानी से इन्हें देखने लगी। अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोकी वरना सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। इनकी बात पर पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराती इन्होंने इसे गले लगा लिया। मुकद्दस, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो माँ थी इसलिए माफ़ कर बैठी थी। मामा, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। इसकी बात पर साले बेगम नज़रें चुरा गई। वो होटल चलेंगे, बारात आ चुकी है। मामा प्लीज़ इन्हें कहें सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन वो इसे कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई थी। मलाइका ने इसे देखा तो हैरान रह गई। फिर निदा और मलाइका दोनों ने इसके गले लग कर इसे प्यार किया। तुम तो सर से पाँव तक पीली पीली लग रही हो। मलाइका की बात पर इसने आईने में खुद को देखा। वाकई इसकी दोनों कलाइयाँ सोने की चूड़ियों से भरी हुई थी। हाथ की कोई उंगली ऐसी ना थी जो खाली हो। गले में इतना वजनी सेट था कि अब इसकी गर्दन दुखने लगी थी। इतने बड़े झुमके झूमर टिक्का और वो खुद इतने वजन से परेशान थी। और इड्डा सोना पा रही था वजह साहब ने। आज के दिन खूबसूरत लगना हर लड़की का अरमान होता है, लेकिन इसका दिल चाह रहा था वो इस सारी सजधज को मिटा दे। वो इस शख्स के लिए सजना नहीं चाहती थी। चलो आंटी बुला रही हैं, हमें होटल पहुंचना है। निदा की आवाज़ पर वो चौंकी और फिर इनके साथ चल पड़ी। भावें को रस्ते च दुल्हन चक के लै जावे सोने च भरी।
निकाह के वक्त इफ्तिखार रज़ा अंदर आए थे। निकाहनामे पर साइन करने से पहले इसने इन्हें देखा। वो इसे ही देख रहे थे। इसके देखने पर इन्होंने मुंह मोड़ लिया। साइन करते वक्त कई आंसू इसकी आंखों से टूटकर इसकी गोद में गिरे। सॉरी पापा, मैंने ये सब कुछ आपको दुख से बचाने के लिए किया, इसने खुद से कहा था। निकाह के बाद मलाइका और निदा इसे हॉल में ले आई। इसका इस्तकबाल फूलों से हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। कितनों ने इस शानदार इस्तकबाल पर इसकी किस्मत पर रश्क किया था। हर कोई सराहती नज़रों से ही देख रहा था। स्टेज पर वजाहत के करीब बैठने पर इसकी धड़कन एक लम्हे के लिए तेज़ हुई, फिर हर तरफ खामोशी छा गई। इसके कहकों से वो इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकती थी। स्टेज पर बैठने के बाद तस्वीरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कौन इसके पास आया, कौन गया, इसको कुछ खबर न थी। इसके हवास बिल्कुल साख्त हो गए थे। खौफ, नफ़रत, दुख, हर एहसास मर गया था। रुखसती के वक्त साले बेगम, खयान, निदा और मलाइका इससे मिलकर रोए थे, लेकिन इसकी आंख से एक कतरा भी नहीं गिरा। लेकिन जब इफ्तिखार रज़ा ने इसके सर पर हाथ रखा तो तविल से दिल चाह मैंने कहा, पापा मुझे अपने पास रख ले, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन इसकी ज़बान भी इसकी आंखों की तरह खामोश थी। इसकी बैठती गाड़ी चल पड़ी। साथ बैठे वजाहत ने गौर से इसके झुके सर को देखकर मुस्कुरा दिया। घर पहुंचने पर भी इसका इस्तकबाल वैसे फूलों से हुआ। हर तरफ मूवी और कैमरे की तेज़ रोशनी थी। इसके चेहरे की बेजारी को आमना खातून ने शायद थकन समझा था, इसलिए इसे कमरे में भिजवा दिया। यहाँ भी हर तरफ सुर्ख गुलाब थे। कमरा इनकी खुशबू से महक रहा था। इसने नज़र उठाकर एक बार फिर किसी चीज़ को देखा था। किसी चीज़ को नहीं देखा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो हुआ था। वो इसके सामने बैठ गया। काफ़ी देर गुजर गई, वो कुछ नहीं बोला। मुकद्दस को उलझन होने लगी। अपने चेहरे पर इसकी नज़रों की तपश महसूस कर सकती थी। इसने अपनी पेशानी पर इसकी उंगली के लमस को महसूस किया था। फिर अपने गाल पर इसके हवास जागने लगे। फिर वजाहत ने अपनी उंगली से इसकी झुमके को छेड़ा तो वो हिलने लगा। तभी मुकद्दस ने पहली बार इसकी तरफ देखा, जिसके करीब बैठा बहुत वालिहाना नज़रों से उसको देख रहा था। तुम मेरे अंदाज़े से बढ़कर खूबसूरत हो, वजाहत ने मुस्कुराकर कहा और फिर बहुत नरमी से इसकी चूड़ियों को छेड़ा जो हाथ लगते बचने लगे। मुझे नहीं पता था तुम्हारे वालिद इतनी जल्दी मान जाएंगे, वरना मैं पहले ही तुम्हें कहता। मुझे तो अब भी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया। मैं तुम्हारे लिए ये लाया था, लेकिन तुम्हारे आगे अपना ये तोहफा बहुत कमतर लग रहा है। इसने एक डब्बा इसके आगे किया। काश तुम पैदा होते ही मर जाती। मुकद्दस ने चौंक कर देखा। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। एक और आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। इसने इस तराबी अंदाज में आंखों को बंद किया। मुझे इस कमरे की हर चीज़ को तुम्हारा इंतज़ार था। इन्हें यकीन था तुम ज़रूर आओगी। मैंने हर तरफ सुर्ख गुलाब बिछा दिए थे ताकि ये फूल तुम्हें बताएं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये कमरा देख रही हो, ये मेरी मोहब्बत का गवाह है। वजाहत की बात पर इसने आंखें खोल दी। इसकी आंखें खोलने पर वजाहत ने डब्बे में से 2 कंगन निकाले। चादर की आड़ में इतना बड़ा खेल खेलती रही हो, वो है तुम्हारा प्योर मैन। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं इसे हासिल करके रहता हूँ। अब मुकद्दस ने फिर सामने बैठे शख्स को देखा जिसे कंगन पहना रहा था। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। मुकद्दस ने अपने दोनों हाथ खींचकर कानों पर रख लिए। मुकद्दस, वजाहत ने घबराकर इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा। वजाहत ने इसके दोनों हाथ कानों से हटाकर थाम लिए। इसने आंखें खोल दी और अपने हाथ खींचकर झटके से उठी थी। इसके उठते ही दुपट्टे में लगे घुंघरू और कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ एकदम बज उठी थी। वजाहत ने हैरत से देखा था। मुकद्दस ने खड़े होकर एक नज़र कमरे को देखा जहाँ हर तरफ गुलाब की फूलों की लड़कियाँ लटक रही थी। इसने बेड पर लगी फूलों की लड़ियों को एक एक करके नोचना शुरू कर दिया। फिर दीवारों पर लगी लड़ियों को कुछ ही लम्हों में इसने खूबसूरती से सजे कमरे को तहस नहस करके रख दिया। फिर इसने एक नज़र वजाहत की तरफ देखा जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मुझे जलील करके मेरे माँ बाप की नज़रों में गिराकर क्या मिला तुम्हें? वो रोने लगी थी। कब से माउफ हुए इसके हवास काम करने लगे थे। रोते रोते अचानक इसने करीब रखे क्रिस्टल के कीमती और नाजुक डेकोरेशन पीसेस को हाथ मार कर गिरा दिया। आप क्या समझते हैं शादी करके आपने मुझे जीत लिया? गलत फहमी आपकी। मुकद्दस ने वजाहत को देखकर कहा जिसके चेहरे पर अजियत के आसार बहुत नुमाया थे। इसे अजीब सी खुशी हुई थी। वजाहत ने कदम इसकी तरफ बढ़ाए तो उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े हाथ में पकड़ लिए। कोई कांच शायद इसे चुभ गया था, वहाँ से खून बहने लगा। वजाहत एकदम आगे बढ़ा। मुकद्दस, ये क्या पागलपन है? वजाहत ने इसका हाथ पकड़ना चाहा लेकिन इसने हाथ पीछे कर लिया। हाथ नहीं लगाना, इसने पीछे हटते हुए कहा। नहीं लगाता हाथ, मगर इन्हें छोड़ दो। वजाहत के कहने पर इसने टुकड़े गिरा दिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, हम कल बात करेंगे। तुम चेंज कर लो, ये ड्रेसिंग रूम है। वजाहत ने बाएं तरफ बने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो जल्दी से उठकर इस दरवाजे में दाखिल हो गई। दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसने एक नज़र कमरे को देखा जो छोटा तो था वो बासानी वहाँ सो सकती थी। इसके जाने के बाद वजाहत ने इर्द गिर्द बिखरे फूलों को दुख से देखा। वो जानता था वो नाराज़ होगी, लेकिन वो इससे इस रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं रखता था। वो छुपकर कांच समेटने लगा। तो औरतें जुतियाँ ले हार पांदी ले आके तुमने उसको इतना डिग्रेड करा दिया, उसकी फैमिली में उसकी पेरेंट्स की नज़रों में गिरा दिए थे। इदा तो फिर होंदा है ना, इदा के कम्मां दे विच। दरवाजे पर दस्तक से इसकी आँख खुली थी। 1 मिनट के लिए वो समझ नहीं सकी वो कहा। मुकद्दस, बाहर से आती वजाहत की आवाज़ पर इसे सब याद आ गया। वो कहा, मुकद्दस दरवाज़ा खोलो। अब दस्तक के साथ आवाज़ भी दी गई थी। मुकद्दस ने उठकर लॉक खोल दिया। वो रात वाले कपड़ों में बाहर था। दादी माँ आ रही है, इनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। मुकद्दस को देखते इसने जल्दी से कहा और इसका हाथ पकड़कर बाहर किया। खुद ड्रेसिंग रूम में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। 1 मिनट के लिए वो हक्का पक्का रह गई। 5 मिनट बाद वो बाहर था। अब इसके कपड़े चेंज थे। तुम अभी तक ऐसी खड़ी हो? वो इससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे रात को इनके दरमियान कुछ भी ना हुआ। दरवाजे पर दस्तक सुनकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दादी
मुकद्दस कैसी हो बेटा? मुकद्दस ने शर्मिंदा होकर इन्हें देखा। पता नहीं क्यों इनका मीठा लहजा हर बार इसे शर्मिंदा कर देता था। वो आगे बढ़ी और इसी तरह सर इनके आगे झुका दिया जैसे वजाहत ने किया था। इन्होंने इसे गले लगाकर इसका माथा चूम लिया। अपने घर में पहला दिन मुबारक हो, अब तुम दोनों नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आमना खातून ने इन दोनों से कहा। आमना खातून के जाते वो ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जब वो बाहर निकली तो वो दरवाजे के पास खड़ा इसी का इंतजार कर रहा था। इसको देखकर वो बाहर निकल गया। वो इसके पीछे चल दी। ड्राइंग रूम में वो दोनों आगे पीछे दाखिल हुए। वो सी और इस डाइनिंग रूम में सिर्फ 2 अफराद बैठे थे। इसके सलाम पर बड़ा भरपूर जवाब आया। वजाहत ने पहले इसके लिए कुर्सी पीछे की। इसके बैठते वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। वाह एड्डा प्रोटोकॉल। मुकद्दस ही वजाहत के डैड यानी तुम्हारे ससुर जी, तुम इन्हें जानती होगी। दादी अम्मा ने तारीफ़ करवाने पर इसने वजाहत के सामने बैठे अपने ससुर को देखा। नाश्ते के दौरान वहीदी अज़ानी वजाहत आपस में बातें कर रहे थे, जबकि वो खामोशी से जूस ख़त्म करने में मसरूफ़ थी। इसे इनकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वजाहत वलीमा कल है और तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल है। कार्ड्स आ गए, तुम कुछ कार्ड मुकद्दस के पेरेंट्स को भिजवा दो ताकि इन्हें जिनको इन्वाइट करना है वो कर लें। वहीदी अज़ानी के कहने पर वजाहत ने सर हिलाया था। और मुकद्दस बेटा, वैसे तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर तुम कोई चीज़ तुम अपनी पसंद से लेना चाहते हो तो शॉपिंग कर लेना। अभी इन्होंने मुकद्दस से कहा। जी। इसने जूस का ग्लास नीचे रख दिया। वजाहत के जाते वही जस्तानी भी उठ गए थे। मुकद्दस, तुम्हारी मामा ने सुबह तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवाए हैं, वो भी तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ। जी। वो सिर्फ सर झुकाकर यही कह सकी। आमना खातून ने गौर से मुकद्दस का चेहरा देखा, जिसने आज भी नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ रखा था। चेहरा इसके किसी भी हर किस्म के मेकअप से आ रही था। कलाइयाँ भी खाली थी। वो इसे कहना चाहती थी लेकिन फिर कुछ सोच कर चुप होगी। बेटा तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। इनके कहते वो जल्दी से उठी। ड्राइनिंग रूम में से निकलकर वो कमरे में आ गई। कमरे की जो हालत इसने रात को की थी, इसके आसार बहुत कम थे। शायद रात को इसने साफ़ कर दिया था। इसने ड्रेसिंग रूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब यही इसकी जाए पनाह थी। रात को ठीक तरह से वो सोई नहीं थी, सो अब इसकी आंखें बंद होने लगी। शाम को इसकी आंख खुली तो बाहर निकल आई। कमरा बिल्कुल खाली था। इसने गर्दन घुमाकर किसी चीज़ को तलाश किया। आखिर इसे मतलूबा चीज़ नज़र आ गई। वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ी थी। मामा तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ी थी। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। मामा, वो बेताबी से बोली। मुकद्दस, तुम खैरियत थे? वो जितनी बेताबी से बोली वहाँ से इतनी लाताल्लुकी का मुजाहिरा। जी। इसकी आवाज़ खुद बहुत धीमी पड़ गई। कोई काम था? मुकद्दस ने हैरत से इनकी बात सुनी थी। नहीं, बस ऐसे ही। साथ इसने फ़ोन बंद कर दिया। कितनी देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर इसने आंखों में आए आंसू साफ़ कर दिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए इसने हाथ उठाया तो आंखें बंद करके कितनी देर तक वो यही सोचती रही कि अब क्या मांगूँ। जब कुछ ना सूझा तो इसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते इसे झटका लगा। इसके बिल्कुल सामने बैठा वजाहत बहुत गौर से इसे देख रहा था। वो पता नहीं कब अंदर आया था। तुम जानती हो मुकद्दस, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह लगती हो। तुम्हें देखकर ही पाकीज़गी का एहसास होता है। जब मैं अमेरिका में ए लेवल कर रहा था तब मैं वहाँ इस्लामिक सेंटर जाया करता था। वहाँ एक बार मैंने सुना था कि ईमान के बाद नेक वक्त बीवी से ज़्यादा कोई नेमत नहीं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है। इसने अब भी इसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले रखा था। मुकद्दस ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा जो बहुत प्यार से इसे देख रहा था। इससे अपने गिर्द आग फैलती महसूस होने लगी। आप नमाज़ पढ़ते हैं? बस अचानक इसके मुंह से निकल गया। इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। हैरत है। मुकद्दस तंज़िया मुस्कुराई, फिर इसकी तरफ मुड़ी। अभी जो आप कह रहे थे ऐसी बीवी आपकी ख्वाहिश थी, कभी आपने अपने गिरेबान में झांका कि आप अगर नेक बीवी ख्वाहिश करते हैं तो क्या इस लड़की की ऐसी ख्वाहिश नहीं हो सकती? आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। आपने कभी अपने गिरेबान में झांका कि अगर आप नेक बीवी की ख्वाहिश करते हैं तो क्या इस लड़की की ऐसी ख्वाहिश नहीं हो सकती? आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। कभी आपने सोचा मेरी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? आप जैसे आदमी के बारे में मरकर भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन पता नहीं मुझे मेरे किस गुनाह के सज़ा के तौर पर आप मुझे मिले। इसने नफ़रत से वजाहत के स्याह पड़ते चेहरे को देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं ऐसी हूँ तो जिसकी पसली से मुझे तख्लीक किया गया वो मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको देखती तो मुझे खुद से नफ़रत होने लगती है। इस वक्त से नफ़रत होने लगती है जब मैं आपसे मिली थी। आप खुद को पाकीज़ा बीवी का हकदार समझते हैं, जबकि आप अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों से आपके अफेयर्स हैं। आपको खुद से नफ़रत महसूस नहीं होती? मुकद्दस ने सवालिया नज़रों से साथ खड़े वजाहत से पूछा। आपको नहीं होती, पर मुझे आपसे नफ़रत महसूस होती है। खुदकुशी और कत्ल दोनों हराम है, वरना मैं इनमें से एक काम ज़रूर करती। काबिल नफ़रत है आप। आपने क्या समझा अपनी दौलत और ख़ूबसूरती से दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी मुतासिर कर लेंगे? नामुमकिन। आपने मुझे हासिल किया मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। जीत तो आपकी तब होती जब आप मुझे पाते मेरी मर्ज़ी से, और अब ये नामुमकिन है कि कभी मैं आपसे मोहब्बत करूं। इसने नफ़रत भरी नज़रों से वजाहत की आंखों में देखा, जहां दुख, हैरत, सदमा, तकलीफ़, कई एहसास जमा थे। वो एक झटके से मुड़ी और बाहर निकल गई थी। हमेशा इसके साथ ऐसा होता था। वो गुस्से में जायद से बेखबर और बेपरवाह हो जाती थी। अब भी इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी बेइज्जती पर वो 3 लफ्ज़ इसके मुंह पर मारकर इसे निकाल सकता है। रात को जब वो दोबारा कमरे में आई तो वजाहत वहाँ मौजूद नहीं था। ऐसे सुकून का सांस लिया। वजाहत को तकलीफ़ देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। आज कई दिनों की भड़ास इसने इस शख्स पर निकाली थी जिसका जिम्मेदार था। इसे अजीब सा सुकून मिला। इसने मुस्कुराकर मुरझाए हुए फूलों को देखा। सुकून था, इसलिए लेटते इसको नींद आने लगी। धमाके की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। लाइट ऑन होते ही सारा ड्रेसिंग रूम रोशन हो गया। दरवाजे में वजाहत खड़ा था।
जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसे लगा इसका सांस अभी बंद हो जाएगा। वो इसके करीब जा आकर खड़ा हो गया। कुछ देर इसे देखता रहा, फिर झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे खड़ा किया और खींच कर कमरे में ले आया। ये फूल देख रही हो, ये मैंने तुम्हारे लिए सजाए थे। कब से मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा कि तुम आओगे। क्या कमी है मुझ में? इसने करीब आकर पूछा। इसका लहजा और कदम दोनों लटखड़ा रहे थे। मुकद्दस ने डरते डरते इसकी तरफ देखा। एक नागवार बू इसकी नाक से टकराई। इसने पूरी आंखें खोलकर वजाहत के सुर्ख चेहरे और आंखों को देखा। जो एहसास इसे हुआ वो इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। आपने ड्रिंक की है? इसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। हाँ, क्योंकि जो तुमने कहा है मैं इसे सच साबित करना चाहता हूँ। मुकद्दस बिल्कुल साख्त हो गई। ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इसका हाथ पकड़ ज़मीन पर इसके कदमों में बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, ना करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी ये बहुत है। लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसने सर उठाकर मुकद्दस को देखा। इसने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। इसे सिर्फ इतना पता था वो शख्स शराब ही पीता। मुकद्दस ने तकलीफ़ महसूस की थी। वो एकदम अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी। आप इंतहाई बुरे इंसान हैं, मेरे अंदाज़े से भी ज़्यादा। मुझे घिन आ रही है आपसे। मुकद्दस ने नफरत से ज़मीन पर गिरे वजाहत को देखा, फिर एकदम मुड़ी और जल्दी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और दरवाजे से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। फिर दोनों हाथों में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। आंख खुलते इसने खुद को ज़मीन पर लेटा पाया। इसने बंद आंखों को बहुत मुश्किल से खोला। इसका सर भारी हो रहा था। इसने बैठते हुए दोनों हाथों में अपना सर गिरा दिया। मैं ज़मीन पर क्या कर रहा हूँ? इसने सोचा। फिर रात की बातें आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में आने लगी। कल मुकद्दस की बातों से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। पार्टी में कभी कभार वो एक आधी पैक पी लेता था, लेकिन कल तो इसने हद कर दी थी। और पता नहीं इसने नशे में क्या क्या कह दिया था। मुकद्दस, इसने एकदम सर उठाकर इसे ढूंढा। वो एकदम उठा, लेकिन इसका सर चकरा गया। सबसे पहले बाथरूम में गया। काफ़ी देर नहाने के बाद इसे अपनी तबीयत कुछ बेहतर ठीक लगी। वो बाहर आ गया। इसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बजाया। एक बार, दो बार, बार इसे 10 मिनट हो गए थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसे अब घबराहट होने लगी। इसने साइड टेबल से चाबियाँ निकाली। 3 चाबियाँ ट्राई करने के बाद चौथी चाबी से दरवाज़ा खुल गया। वो बिल्कुल सामने दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा। मुकद्दस इसके सामने बैठते हुए इसे पुकारा। इसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो सारी रात रोती रही थी। वजाहत ने बहुत दुख से इसे देखा। वो नहीं जानता था इस बात को वो इतना दिल पर इतना सीरियस लेगी। आहो, तू शराबा पी तो सीरियस भी ना लगे। मुकद्दस, मेरी तरफ देखो प्लीज़। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख की वजह मैं बन जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हारे लिए ख़ुद को बदल लूँगा। प्लीज़ मुकद्दस, कुछ तो बोलो। मुझे बुरा ही कह लो। तुम्हें मेरा ड्रिंक करना बुरा लगता है, मैं वादा करता हूँ आइंदा हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आई स्वेयर, कुछ तो बोलो। अब मुकद्दस ने इस नज़र उठाकर इसे देखा। आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। जब वो बोली तो इसकी आवाज़ पुरसकून थी। वजाहत ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा और फिर वो झटके से उठा। सॉरी, तुम कुछ और मांगती तो मैं ज़रूर देता, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब वजाहत की आवाज़ में सख्ती नुमाया थी। क्यों नहीं दे सकते? जब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो क्यों कोई ज़बरदस्ती है? वो चीख उठी थी। वजाहत कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ मुड़ा था और दौड़कर इसके पीछे आई। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मुझे छोड़ना होगा। मैं मज़ीद जहन्नुम में आपके साथ नहीं रहना चाहती। वजाहत ने एक नज़र मुकद्दस को देखा जो इसे देख रही थी। दिल तो चाहता तुम्हें इस बदतमीज़ी का मज़ा चखा दूँ, लेकिन मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तुम भी मुझे इसके लिए मजबूर मत करो, इसने कहा और बाजू से पकड़कर इसे साइड पर कर दिया और बाहर निकल गया। मुकद्दस का बस नहीं चला था वो इस शख्स का गला दबा दे। वजाहत साहब की हो गया, तुम तो इदा होर कुड़ी खिलाफ करी जा रहे हो। नाश्ता करने के बाद आमना खातून इसे अपने कमरे में ले आई। वो इससे वजाहत के बचपन की बातें करने लगी जिन्हें बहुत बेध्यानी से सुनी थी। वो सिर्फ इस वक्त का इंतज़ार करती जब अपने घर होगी, अपने मामा पापा के पास। अब तो वो किसी भी सूरत इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसमें इतनी बुरी आदतें थी। रात को वजाहत को इस हालत में याद करके इसने बेसाख्ता झुरझुरी ली। हालांकि इसने आज इस वादा किया था, पता नहीं क्यों उसे यकीन भी था वो छोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मुकद्दस, वो चौंकी। बेटा, मैं कल भी तुमसे कहना चाहती थी लेकिन नहीं कहा। बेटा, तुम इतनी बड़ी चादर हर वक्त घर में लेकर रखती हो, बाहर जाओ तो ज़रूर लो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन बेटा, घर पर तो कोई ऐसा नहीं जिससे तुम पर्दा करो। मैं वजाहत तो तुम्हारे ससुर हैं। तुम्हारे आने से पहले वजाहत ने घर में जितने भी आदमी मुलाजिम थे, खानसामा 2 और आदमी थे, सबको फारिग कर दिया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब घर में सिर्फ 2 औरतें और बाहर मालिक, गनमैन और बशीना जो दूसरे काम करता है। बेटा, तुम अंदर हो तो नॉर्मल हुलिये में रहो। अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम आज़ादी से फिर सकती हो। इनकी बात सुनकर वो दिल में हंसी। ये मेरा घर नहीं है। एक बात और, आमना खातून की गुफ्तगू के दौरान मुकद्दस ने पहली बार नज़र उठाकर इन्हें देखा। बेटा, अब तुम शादीशुदा हो। पहले की बात और थी, लेकिन अब अपने शौहर के लिए थोड़ा श्रृंगार करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अभी भी तुम इन कपड़ों में नीचे आ गई जिनमें शायद तुम सोई थी। इन्होंने इसके शिकन आलूद कपड़े देखकर कहा तो एक पल के लिए वो शर्मिंदा हो गई थी। आज तुम्हारी शादी को दूसरा दिन है। मेकअप तो दूर की बात, जेवर के नाम पर एक अंगूठी तक तुमने नहीं पहनी। अब जब मैं तुम्हें देखूँ तो जेवर में देखूँ। वजाहत ने मुँह दिखाई। मैं तुम्हें कंगन दिए थे? इन्होंने इसको देखकर पूछा। जी, तो पहनो, और जो रिंग मैंने पहनाई थी वो भी पहन ही रहा करो। मेरी बात का बुरा तो नहीं माना तुमने? इसे खामोश देखकर इन्होंने पूछा। पता नहीं क्यों इनके इतने प्यार भरे अंदाज पर हमेशा बेबस हो जाती थी। नहीं दादी माँ, वो मुस्कुराई। चलो, किसी तरह से मुकद्दस भी सीधी है।
ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर वो वजाहत की कज़न वजीहा के साथ सीधी होटल पहुंची, जहां इसका पहला सामना वजाहत से हुआ। इसकी पुरशौक नज़रों को खुद पर महसूस करके इसका मुंह कड़वा हो गया, लेकिन आज इसे बर्दाश्त करना था। इसने खुद को तसल्ली दी। वजाहत की हमराही में इसने अंदर कदम रखा। हर किसी ने इनको सराहा। लोग इनकी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दे रहे थे। वो जानती थी वो बहुत अच्छी लग रही है। पहले दिन की तरह आज भी गोल्डन लहंगे और ढेर सारी जेवरात में जब इसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। हर ज़ुबान से इसने अपने लिए तारीफ़ सुनी थी, लेकिन इसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मामा पापा खयान को देखकर वो पहली बार मुस्कुराई थी। तभी कई फ्लैश चमके थे। इसके बरक्स मामा पापा का रवैया काफ़ी रूखा था। निदा और मलाइका के आने पर इसका मूड कुछ बेहतर हुआ। निदा की किसी बात पर वजाहत ने कहका लगाया तो वो भी मुस्कुरा दी। रस्म के मुताबिक आज से मामा पापा के साथ जाना था। गाड़ी के पास पहुंचने पर दादी माँ भी आ गई। अच्छा बेटा, अब हम कल तुम्हें लेने आएंगे। दादी माँ, मैं कुछ दिन रहूँगी। इसकी बात पर आमना खातून ने वजाहत को देखा, जो उलझन भरी नज़रों से इसे देख रहा था। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब वो बोली तो इनकी आवाज़ काफ़ी बुझी हुई थी। वो वजाहत को देखे बगैर दादी माँ से मिले बगैर कार में बैठ गई थी। सारा दिन रास्ता इसने सरशारी की कैफियत में गुजारा। घर आकर पापा इसे देखे बगैर अपने कमरे में चले गए, जबकि वो सीधी अपने कमरे में आई थी। मेकअप और जेवरात से निजात हासिल करने के बाद आज इसने सुकून महसूस किया। वो बहुत खुश थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब मामा इनके कमरे में नहीं आई तो वो सोने लेट गई। काफ़ी दिनों बाद वो पुरसुकून नींद सोई। अगले दिन निदा चली है, लेकिन आयशा एक बार भी नहीं आई। बहुत अच्छी लग रही हो। निदा ने एक नज़र इसके कान में चमकते डायमंड टॉप्स को देखकर कहा। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। क्या तुम खुश हो? निदा ने सवाल किया। निदा, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपने घर आने पर खुश हूँ, वरना वो शख्स तकलीफ़ के अलावा किसी और को क्या दे सकता है? निदा हैरान हुई। तो क्या वो, मेरा मतलब इन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी की है? निदा ने कुछ झिझकते हुए पूछा। इसकी बात का मतलब समझकर मुकद्दस नज़र चुरा गई। नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं बाहर नहीं जाऊँगी। क्यों? निदा ने घबरा कर इसकी शक्ल देखी। मुकद्दस चाहकर भी निदा को कुछ नहीं बता सकी। वजह तो बहुत सी है, लेकिन बस मैं अब और दोबारा नहीं रह सकती। मुकद्दस के फैसला कौन अंदाज़ पर निदा ने ना समझने वाले अंदाज में से देखा। मुकद्दस, बाज़ों का तुम्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराई थी। मुकद्दस अब तक गई क्यों नहीं? इफ्तिखार रज़ा की आवाज़ पर दस्तक के लिए उठा। इसका हाथ वहीं रुक गया। अब आइए तो कुछ दिन रहेगी, साले बेगम ने कहा था। इन लोगों का कोई फ़ोन आया? नहीं, अब साले बेगम की हल्की आवाज़ आई। क्यों, इस अमीरज़ादे के सर से मोहब्बत का भूत उतर गया? तुम्हारी बेटी की अकल ठिकाने आ गई है। इफ्तिखार रज़ा की तंज़ी आवाज़ पर बाहर खड़ी मुकद्दस की आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन हो गए, इसे कहो अब जाए अपने घर। यहाँ क्या रखा है? तुम देखना वो कितनी जल्दी से निकालता है। अभी से जाहिर होना शुरू हो गया। इफ्तिखार, आप कैसी बातें करें? वो हमारी बेटी है और ये घर इसका भी है। कुछ दिन रह लेगी तो क्या हो जाएगा? और आप भी फजूल वहम ना पालें। मैं क्यों वहम पालने लगा? बस तुम इससे कहो आज चली जाए, कल मुझे यहाँ नज़र ना आए। इस लड़के से कहो इसे ले जाए, जिसके लिए इसने हमें बेतौकीर बेइज्जत करवा दिया। मज़ीद बातें सुनने का इसमें हौसला नहीं था। वो इन्हीं कदमों से लौट आई। वो तो आज सब कुछ बताने आई थी इन्हें, लेकिन पापा का दिल इस कदर सख्त हो गया था कि वो इसको माफ़ करने को तैयार ही नहीं थे। तो क्या ये मेरा घर नहीं, जहाँ मैं पूरे मान से आई थी? शादी करते मेरा हक़ ख़त्म हो गया, तो क्या अब ये मेरा घर नहीं है जिसे मैं अपना समझती नहीं? क्या वो मेरा घर है जिसे मैं अपना समझती नहीं? वो तो सब खत्म कर समझ बैठी थी, सब कुछ ख़त्म समझ रही थी। इसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो कमरे में चक्कर लगाने लगी। और वो शख्स जिसके पीछे पागल हो रहा था, सब कुछ इसी की वजह से हुआ। ना जाने कि उसे वजाहत पर बहुत गुस्सा आया। अब मैं क्या करूँ? वो रोते हुए बेड पर बैठ गई। वो फ़ोन करके ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे ले जाएं। किस हक़ से कि वो कहती कि अगर वो ना आए तो वो घबरा कर खड़ी होगी। खाना खाते हुए इसने चोर नज़रों से इफ्तिखार रज़ा को देखा। इससे लाताल्लुक़ होकर वो पूरी संजीदगी से खाना खा रहे थे। वो खाना भी ठीक तरह से नहीं खा रही थी। फ़ोन की बेल पर साले बेगम ने फ़ोन उठाया। मुकद्दस, तुम्हारा फ़ोन है। वो हैरानी से उठी। दूसरी तरफ से दादी माँ की आवाज़ सुनकर इसे लगा वो फिर जी उठी है। जीती रहो। इसके सलाम के जवाब में इन्होंने कहा, बेटा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? अब तुम्हें लेने आ जाए? 2 दिन से इस लड़के ने मेरा सर खा रखा है। फ़ोन करे, मैंने कहा अभी खुद कर लो, अब भी मेरे पास बैठ लो, बात कर लो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वजाहत के पूछने पर इसका दिल चाह खरी खरी सुना दे, लेकिन खामोशी। मैं और दादी माँ तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सीधी तरह क्या, तेरा दिल नहीं लग रहा? इसने दादी माँ की आवाज़ सुनी। वो हंसा। मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? वजाहत ने पूछा था। इसने एक नज़र सामने बैठे इफ्तिखार रज़ा को देखा, जिनकी नज़रें खाने पर थी, लेकिन ध्यान इसी की तरफ था। फिर साले बेगम की तरफ देखा, जिसे देख रही थी। जी, इसने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। मामा वजाहत आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। इसने मुखातिब माँ को किया, लेकिन देखा बाप को था। कमरे में आकर इसने सामान बैग में रखा और वजाहत की आने का इंतज़ार करने लगी। मुकद्दस, अपने पीछे इसने साले बेगम की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन मुड़ी। बेटा कुछ दिन और रह जाती, इन्होंने इससे नज़रें मिलाए बगैर कहा था। मामा मैं रहना तो चाहती थी, लेकिन दादी माँ उदास हो गई। इसने मुस्कुरा कर कहा। मुकद्दस, वो वजाहत तुम्हारे साथ ठीक है? मुकद्दस ने इनकी तरफ देखा, जो बड़े गौर से इसे देख रही थी। तभी दरवाजे के करीब इसने साया देखा। वो जानती थी ये साया किसका हो सकता है। जी मामा, वजाहत बहुत अच्छे हैं, बल्कि वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। इसने लहजे में बशाशत पैदा करके कहा। तब वो साया वहाँ से हट गया। अपना भरम रखना पड़ता है बाज़ दफ़ा। इसने आंखें झुकाकर सोचा। पापा मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मुझे नहीं रखना चाहते तो ना सही, मैं भी अब आपको कुछ नहीं बताऊँगी। साले बेगम ने इसे पुकारा था। बेटी अपने घरों में बस्ती अच्छी लगती है, जब आपके नाम के साथ शौहर का नाम जुड़ जाता है तो वही आपकी पहचान और हवाला बन जाता है।
इसके बगैर कुछ भी नहीं रहता, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी, मुकद्दस ने मुस्कुरा कर कहा। बच्चों, वजाहत भाई आए। कहाँ है? सालिया बेगम जल्दी से मुड़ी थी। बाहर खड़े, बेवकूफ़ी से अंदर बुलाना था, वो पापा ने मना किया। क्या की बात पर? सालिया बेगम वहीं रुक गई जबकि मुकद्दस बैग उठाकर तेजी से बाहर निकली। किसी से मिले बगैर बाहर आकर वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। इसके बैठते ही इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मोड़ काट कर इसके मुकद्दस का चेहरा देखा। लगता है मेरे बगैर काफ़ी उदास रही हो, इसलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। वजाहत के कहने पर इसने इसकी तरफ गौर से देखा जहाँ मुस्कुराहट थी। इतनी बेइज्जती पर भी इसके माथे पर एक शिकन भी नहीं आई थी। अगर पापा की बात का इसने बुरा भी माना था तो इसने इस पर जाहिर नहीं होने दिया। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुई। अच्छा लग रहा हूँ ना? इसने खुद पर इसकी नज़रें महसूस करके कहा तो इसने मुँह दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। कुछ कहोगी नहीं? इसे खामोश देखकर इसने कहा, लेकिन वो बाहर देखती रही। मैंने ये 2 दिन कैसे गुजारे हैं ना पूछो। इसने ठंडी आह भरी थी। सारी रात तुमको याद कर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरा क्या हाल रहा है। मेरी शक्ल देखो कितनी सी होगी। दादी माँ भी कह रही थी मेरे बच्चे का इतना सा मुँह निकला है। इसकी आवाज़ में शामिल हंसी और शरारत को वो साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन अब अब भी चुप रही थी। घर आकर वो सबसे पहले दादी माँ से मिली। इनके पास कुछ देर बैठने के बाद वो कमरे में आ गए। अंदर कदम रखते इसे झटका लगा। बेड के बिल्कुल ऊपर दीवार पर इसकी इनलार्ज तस्वीर लगी हुई थी, जो शादी वाले दिन की थी, जिसमें इसकी आंखें कुछ झुकी और कुछ उठी हुई थी। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि वो हैरान रह गई। एक और इनलार्ज तस्वीर बेड के बिल्कुल सामने, जहाँ वो मुस्कुरा रही थी जबकि वजाहत हंस रहा था। तस्वीर इतनी भरपूर और खूबसूरत थी कि वो कितनी देरी से देखती रही। तस्वीर वलीमे की थी जब नीता की बात पर मुस्कुराई थी और वजाहत हंसा था। इसके अलावा कमरे में जा बजा इसकी तस्वीरें लगी हुई थी। बेड साइड टेबल पर इन दोनों की इकट्ठी तस्वीर थी। कैसी लगी? अभी वो जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी जब इसने पीछे वजाहत की आवाज़ सुनी। मुड़े बगैर वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ वजाहत और अपनी तस्वीर देखकर इसने अजीब सा महसूस किया था, लेकिन वो इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पाई थी। सुबह जब वो उठी तो कमरा खाली था। वजाहत वहाँ नहीं था। शावर लेने के बाद इसने दराज से कंगन निकाल कर पहने, डायमंड रिंग जो दादी माँ ने से दी थी, हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई और दुपट्टे को अच्छी तरह ओढ़ लिया। ये सब करते हुए इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। जब आपके अपने आप को तनहा छोड़ दें और अपने भी वो जिनके लिए आपने खुद को कुर्बान कर दिया तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो इसी तकलीफ़ को महसूस कर रही थी। अब यहाँ रहने के लिए इसे दादी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करना था, लेकिन इस शख्स के लिए अब भी इसके दिल में नफरत थी। नाश्ते की मेज़ पर दादी माँ ने मुस्कुराकर इसकी तैयारी को देखा। वजाहत मौजूद नहीं था। वहीदी अस्तानी के पूछने पर वो घबरा गई। वजाहत का कोई फ़ोन आ गया था, इसलिए वो जल्दी ऑफिस चला गया। रात को भी देर से आएगा। इसके बोलने से पहले ही आमना खातून ने जवाब दिया, ठीक है अम्मा, मैं भी चलता हूँ। वो नाश्ते से फारिग होकर दादी माँ के पास आ गई। वो इससे वजाहत की बातें करने लगी, जिन्हें वो पहले के बरक्स सब ध्यान से सुन रही थी। दोपहर को खाना खाने के बाद किधर वो दादी माँ को सर दर्द का कहकर ऊपर अपने रूम में आ गई। कुछ देर तो वो ऐसे कमरे का जायज़ा लेती रही। अचानक इसकी नज़र वजाहत और अपनी तस्वीर पर पड़ी तो इसने जल्दी से नज़रों का जाविया बदल लिया और बुक रैक में से एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। शाम को इसने शावर लेकर डार्क पर्पल सूट पहना था। सूट बहुत खूबसूरत था। शीशे के आगे खड़े होकर इसने बाल सुलझाते हुए अपने सरापे का जायज़ा लिया। बाल गीले होने की वजह से इसने खुले छोड़ दिए और टीवी लगाकर कुछ देर वो इसे देखती रही। फिर इसने एक नज़र घड़ी को देखा जो 5 बजा रही थी। वो रिलैक्स होकर बेड पर लेट की, क्योंकि दादी माँ के मुताबिक अब वजाहत को लेट आना था। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, कमरे में टीवी की रोशनी फैली थी। इसने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। मुड़ते वो साख्त हो गया। मुकद्दस बेड पर तिरछी लेटी थी। कुछ बालों ने इसके चेहरे को ढक रखा था जबकि कुछ पीछे बिखरे थे। इसने हैरानी से सर से पैर तक मुकद्दस को देखा, जिसके बाल इसके घुटनों को छू रहे थे। वो बेख्तियार होकर इसकी तरफ बढ़ा और हाथ से इसके बालों को छुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर इसने धीरे से इसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। इसके बाल हटाने पर वो थोड़ा सा कसमसाई थी। डार्क पर्पल कलर में इसका गोरा रंग दमक रहा था। इसने बेख्तियार इसके हाथ को छुआ। अजीब से एहसास पर मुकद्दस ने आंख खोली तो उसने वजाहत को खुद पर झुका पाया, जो वालिहाना नज़रों से इसे देख रहा था। वो एकदम उठी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से इसकी आवाज़ कांपने लगी। हिम्मत की क्या बात करती हो जान मेरी? तुम्हें देखना हिम्मत का काम नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर खुद पर काबू रखना हिम्मत का काम, और मेरी हिम्मत की तो तुम दाद दो। इसने अब भी मुकद्दस को अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले रखा था। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इसके कहने पर मुकद्दस ने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया, लेकिन वो फिर फिसल कर उतर गया। वजाहत ने बहुत दिलचस्पी से इसके सुर्ख चेहरे को देखा। वजाहत इसके करीब आ गया तो एकदम पीछे हटी। आप इंतहाई, इसे समझ नहीं आ रहा था वो इसे क्या कहे। वो हंस पड़ा। दादी माँ कह रही थी तुम्हारे सर में दर्द हो रखा हो तो दबा दूँ? इसने शरारत से इसके बालों को छुआ। सर नहीं, मेरा गला दबा दें। इसने पीछे हटकर गुस्से से वजाहत को देखा। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें ये किसने बताया कि तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो? वजाहत ने बहुत प्यार से इसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। आप बिल्कुल पागल हैं, मुकद्दस ने बेबसी से कहा था। पागल भी तुम्हारे लिए हूँ। बड़ा बेसाख्ता जवाब है। आप किस किस्म के इंसान हैं? आप पर किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता। वो कहती गुस्से से बाहर निकल गई। काश तू भी हो सरापा जस्तजू मेरे लिए, तो फिरे दीवानगी में 4 सू मेरे लिए। मैं समंदर की तरह खामोश बैठूँ मुंतज़िर, तू चले कौसार से मसल आप जो मेरे लिए, मसले आप जो मेरे लिए। वजाहत की आवाज़ पर किताब ढूंढते इसके हाथ एक पल के लिए थम से गए। दिल की धड़कन ने अपनी चाल बदली थी, लेकिन अगले ही पल इसने सर झटक कर अपनी तलाश शुरू कर दी।
इसने गुस्से से किताबों को पीछे किया। इस दिन के बाद से वो हर मुमकिन तरीके से इसके सामने आने से गुरेज कर रही थी। 4 दिन से वो अपनी कोशिश में कामयाब भी रही। सुबह वो किताब पढ़ते हुए यहीं छोड़ गई थी और अब वो किताब गायब हो गई थी। इस पर अपने वजूद के आर पार होती वजाहत की नज़रें से डिस्टर्ब कर रही थी। बेड पर नीम दराज वजाहत ने बहुत गौर से इसे देखा और इसकी झंझलाहट पर मुस्कुरा दिया। मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आऊँ? वजाहत की बात पर मुकद्दस ने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? वजाहत की बात पर मुकद्दस ने मुड़कर देखा। इसकी मतलूबा किताब इसके हाथ में थी। ये मुझे दे दें। इसने थोड़ा करीब जाकर किताब मांगी। ले लो। मुकद्दस ने आगे बढ़कर किताब पकड़नी चाहिए, लेकिन अगले ही पल इसका बाजू वजाहत के हाथ में था। इसने झटके से मुकद्दस को खुद पर गिरा लिया। गिरते इसकी चोटी लहरा कर आगे आ गई। ये क्या बदतमीज़ी है? इसने गुस्से से वजाहत को देखा था। 4 दिन से तुम मुझसे छिपती फिरी हो और बदतमीज़ी मैं करूँ? मुकद्दस एकदम उठी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वजाहत ने शरारत से कहा तो इसने गुस्से से वजाहत को देखा। बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है आप। मैं अभी वो कोई सख्त बात बोलने वाली थी कि वजाहत दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकद्दस ने मुड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने वहीद यज़दानी थे। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं डैड, आप प्लीज़ अंदर आए, मुकद्दस ने घबरा कर इन्हें कहा। वजाहत बेटा, कल सुबह तुम इस्लामाबाद चले जाना। वहाँ ज़मीन का कुछ मसला और कुछ फाइल्स पर तुम्हारे साइन भी ज़रूरी है, इसलिए कल ज़रूर जाना। वहीद यज़दानी ने इसे ताकीद की। जी डैड, मैं चला जाऊँगा। ओके कहकर वो बाहर निकल गए। इनके जाते मुकद्दस ने गुस्से से वजाहत को घूरा जो मुस्कुरा रहा था और वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई। सुबह जब मुकद्दस कमरे में आई तो फ़ोन की घंटी बजी थी, जबकि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। हेलो। दूसरी तरफ की बात सुनकर इसका रंग उड़ गया। कब? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बात साथ ही इसने फ़ोन रख दिया। वजाहत जब शावर लेकर बाहर निकला तो मुकद्दस रो रही थी। वो घबरा कर इसके करीब आया। मुकद्दस क्या हुआ? इसने परेशानी से देखा, लेकिन वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुकद्दस कुछ बताओ तो। इसने ज़बरदस्ती इसका चेहरा ऊंचा किया। वो पापा। इसने सिर्फ इतना बोला और दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। वजाहत ने एक सेकंड इसके झुके सर को देखा, फिर नंबर डायल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं वजाहत बोल रहा हूँ। क्या बात हुई है? खैरियत है? इसने एक बार फिर अपने करीब बैठे मुकद्दस को देखा जो मुसलसल रो रही थी। कुछ देर बाद खामोशी से सुनता रहा। ठीक है आंटी, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद करते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके निकला तो मुकद्दस इसी तरह बैठी थी। वो एक सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर जल्दी से बाहर निकल गया। बेटा सब ठीक हो जाएगा, दादी माँ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। सुबह सिर्फ शाम होने वाली थी, इसका रो रो कर बुरा हाल था। मुकद्दस तुम्हारा फ़ोन है, दादी माँ के कहने पर फ़ोन तक आई। पापा? वो बेसाख्ता चीखी थी। कैसे आप? जी मैं अभी आती हूँ। जब वो फ़ोन रखकर मुड़ी तो खुशी इसके एक एक अंदाज से छलक रही थी। दादी माँ, पापा ने मुझे बुलाया, मैं अभी जाऊँगी। हाँ बेटा जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ। तभी वहीद यज़दानी गुस्से से अंदर दाखिल हुए। आमना खातून ने हैरत से अपने बेटे को देखा। अम्मा, आपने वजाहत का दिमाग ख़राब कर रखा है, हर जगह अपनी मनमानी। इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, मैंने रात को इसको बताया था, अब शाम होने को है, वो इस्लामाबाद पहुँचा ही नहीं। सेल फ़ोन भी इसका ऑफ है। आप बताएं मैं क्या करूँ इसका? वही दिमाग ख़राब है तुम्हारा? बच्चा सुबह से कहाँ है? तुम्हें इसकी परवाह नहीं, तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। इन्होंने गुस्से से वहीद यज़दानी को डांटा। वो गुस्से से बाहर निकल गया। आमना खातून एकदम परेशान होगी। बड़ी बीबी, वो वजाहत साहब बीबी को बाहर बुला रहे हैं। मुकद्दस ने चौंक कर शाफिया को देखा। अल्लाह का शुक्र है आ गया। जाओ बेटा देखो क्या कह रहे हैं। मुकद्दस दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाकर बाहर आ गए। वो गाड़ी में बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। तुम हुलिया ठीक कर लो, हमें तुम्हारे पापा की तरफ जाना है। इसने एक नज़र मुकद्दस के सुर्ख चेहरे को देखकर कहा। मुकद्दस जल्दी से मुड़ की मुँह धोकर स्कार्फ अच्छी तरह लेकर बाहर नीचे भागी। इसके बैठते वजाहत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारा रास्ता इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। घर आते वो जल्दी से उतरी। अंदर काफ़ी रश था। इसे देखकर इफ्तिखार रज़ा बेसाख्ता उठे से गले लगा लिया। इनके गले लगते वो फूट फूट कर रोने लगी। इस एक एहसास के लिए वो कितना रोई थी। इन्होंने इसका चेहरा साफ करके इसका माथा चूमा, फिर इन्होंने पास खड़े वजाहत को गले लगाकर इसका भी माथा चूमा। मुकद्दस ने हैरानी से मोहब्बत के इस मुजाहरे को देखा। मुझे कल तक लगता था मुकद्दस ने गलत किया, हालांकि मैं जानता था मेरी बेटी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नाराज़ हो गया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डर गया था, लेकिन आज तो वजाहत ने तमाम बातें बता दी। इसने अपनी गलतियाँ और तुम्हारी कुर्बानी सब कुछ बता दिया। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है अपने इस अमल फेल पर। कई बार वो मुझसे इस सिलसिले में माफ़ी मांग चुका है, मगर मैं इसे गलत इंसान समझता था। बस कुछ वाक़यात इसके साथ इस तरह से मंसूब हो गए कि इसका किरदार मशकूक हो गया। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहे तो ये इसकी बहुत बड़ी बड़ाई है। आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी पसंद पर फ़ख्र है। इफ्तिखार रज़ा ने मुकद्दस को देखकर कहा तो वह हैरत से इनका चेहरा देखने लगी। फिर इसने सामने खड़े वजाहत को देखा, जिसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया था। बहुत कुछ था इस मुस्कुराहट में। इसने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। साले बेगम को ढूंढती हुई वो किचन में आई तो इसका सामना आयशा से हुआ। मुकद्दस पे साख्ता इसके गले लग गई। कैसी हो आयशा? मुकद्दस ने प्यार से देखा। ठीक हूँ, मुझसे नाराज़ हो? मुकद्दस ने चुप देख कर पूछा। नहीं तो। आयशा को शर्मिंदा लग रही थी। मुकद्दस ने इसकी शर्मिंदगी महसूस की तो बोली, आयशा हम अब भी दोस्त हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। आयशा ने गौर से इसके बदले बदले रूप को देखा। बहुत बदल गई हो तुम। आयशा ने सर से पैर तक गौर से इसे देखा। इसकी बात पर बेसख्ता हंसी। निदा पीछे से आकर मुकद्दस के गले लगी। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए। मलाइका की आवाज़ पर वो हंसती भी इसकी तरफ पलटी और इसके गले लगी। तुम तीनों कभी नहीं सुधर सकती। मुकद्दस ने इन तीनों को देखकर कहा। अरे मुकद्दस! सालिया बेगम इसे देखकर बड़ी खुशी से आगे बढ़ी और इसका चेहरा चूम कर बोली, कब आई हो? अभी आई हूँ। वो मुकद्दस का हाथ पकड़ के इसे साथ ले आई।
कमरे में आकर इन्होंने मुकद्दस को अपने सामने बिठा लिया। तुम्हारे पापा पर पिछले दिनों किसी ने झूठा केस कर दिया था। पहले तो वो अपने तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। पिछले 1 हफ्ते से हम इसी अजाब में ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऊपर से इन लोगों ने जो केस किया था इसका लाखों का जुर्माना, हत्ता कि कल पुलिस आ गई। मुकद्दस हैरान परेशानी इनकी सूरत देख रही थी। सुबह जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो फिर वजाहत का फ़ोन आया था, तो मैंने परेशानी में से सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद वो यहाँ था। इसने सिर्फ चंद घंटों में कोर्ट और पुलिस का मसला हल कर दिया, बल्कि झूठा केस करने वालों को भी माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारा सुबह से यहाँ से वहाँ फिरा। सही सच इसने सही मानों में अपने होने का फ़र्ज़ अदा किया, वरना वो लोग जिन्हें हम अपना समझते थे इन्होंने भी मुँह मोड़ लिया था। हमारे पास आने से इनकी रेपुटेशन को फ़र्क पड़ने लगा था। एहसान साहब, आतिफ़ अली, इनसे कम अज़ कम हमने ऐसी ये उम्मीद नहीं की थी। निदा और मलाइका के पेरेंट्स रोज़ हमारी खबरगिरी करने आते थे, लेकिन आज वजाहत के आने से इनके अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने से लोग फिर हमारे रिश्तेदार बन गए। इसका इशारा आयशा की फ़ैमिली के यहाँ मौजूद होने पर था। फिर वजाहत ने तुम्हारे पापा पर सारी बातें याद कर दी। इफ्तिखार तो तब से शर्मिंदा और तभी से तुम्हें याद कर रहे थे। इनकी बातों पर इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुकद्दस प्लीज़ बेटा रो नहीं, मैं जानती हूँ हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन बेटा तुम्हारे पापा भी तो दुरुस्त थे ना। वो डरते थे कि वजाहत न जाने कैसा हो, एक अमीर ज़्यादा जिसकी रेपुटेशन ठीक ना हो इसका दामाद बनाना, मगर वजाहत ने साबित कर दिया वो फितरत का बुरा नहीं, बस एक रहबर की ज़रूरत है जिसे तुम इसे संवार सकती हो। बेटा प्लीज़ इसे अपने पापा को माफ़ कर दो। मम्मा प्लीज़ ऐसे मत कहें। मुकद्दस ने इनके हाथ थाम लिए। अच्छा बाहर चलो, मैं आ रही हूँ। इन्होंने इसकी गाल थपक कर कहा तो वो बाहर निकल आई। तभी इसकी नज़र पापा के साथ खड़े वजाहत पर पड़ी, जो पापा से बातों में मसरूफ़ था। इसके साथ अली और आतिफ भाई भी थे। इसने पहली बार गौर से इस शख्स को देखा तो इसे बहुत पहले मलाइका की कही हुई बात याद आई। किसी ने बहुत सोच समझ कर इस वजाहत का नाम रखा था, जो मर्दाना वजाहत का नमूना था। वो इस वक्त भी अपने शानदार सरापे की वजह से सब में नुमाया नजर आ रहा था। कल इस शख्स की वजह से वो अपनों की नज़रों में गिरी थी, लेकिन आज की जो मोहब्बत और इज़्ज़त इसे मिली थी वो भी इसी की वजह से थी। इसकी नज़रों को शायद वजाहत ने महसूस कर लिया था। इसने भी इसकी तरफ देखा। नज़र मिलते वजाहत ने मुस्कुरा कर इसे देखा तो इसने घबरा कर पास खड़ी नीदर और आयशा को देखा, जो अपनी बातों में मसरूफ़ थी। मोबाइल की बीप पर वजाहत ने स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ घर का नंबर था। बात करके इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। अच्छा अंकल, अब इजाज़त दे, कल फिर चक्कर लगाएंगे। मुकद्दस चलो। साथ इसने मुकद्दस को आवाज़ दे दी थी। सब एक साथ बाहर आए थे। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार रज़ा ने वजाहत का हाथ पकड़ कर कहा था। अंकल प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा करें, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वजाहत के पूछने पर इन्होंने गर्दन हिलाकर हाँ की थी। लेकिन बेटा मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बस इस बात को ख़त्म करें। आप भी अपनी जगह दुरुस्त थे, नालायकी तो मेरी थी कि गलत तरीके से दुरुस्त काम कर रहा था। इसने गर्दन झुका कर कहा। इफ्तिखार रज़ा ने मुस्कुराकर इसे साथ लगा लिया। इनसे मिलकर वजाहत मुकद्दस की तरफ बढ़ा था। चले, इसने बड़े इस्तेहकाक से कहा। कितनी रश्क भरी नज़रें इसकी तरफ उठी। अजीब सी सरशारी थी जिसे अपने अंदर उतरती महसूस कर रही थी। सबसे मिलकर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। सारा रास्ता वो खुद ब खुद मुस्कुराती रही। वो जानती थी वो मुस्कुरा रही है, इसलिए इसने चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। वजाहत ने 1-2 बार इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर ड्राइव करने लगा। घर पहुंचकर वो दादी माँ को पापा के बारे में बताने लगी, जबकि वजाहत बहुत गौर से इसकी खुशी को देख रहा था। कुछ देर बाद वो उठकर अपने कमरे में जाने लगी। वजाहत भी उठा। सीढ़ियों के पास पहुँच कर इसने वही जियास्तानी की आवाज़ सुनी। वजाहत ठहरो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुकद्दस भी रुक गए। जी डैड, मैंने तुम्हें रात को कहा था सुबह इस्लामाबाद तुम्हारा जाना कितना ज़रूरी है। तुम्हें अंदाज़ा है कितना नुकसान हो सकता है? तुम सुबह से थे कहाँ? वही जियास्तानी से गुस्से से वजाहत की तरफ देखा। सीढ़ियों पर खड़ी मुकद्दस परेशान होगी। क्या अभी कोई और मुसीबत बाकी है? मैं ज़रूरी काम से गया था। तुम्हारे लिए बिजनेस से भी नुकसान कोई अहमियत नहीं रखता? वो चीख कर बोले। रखता है, वजाहत ने देख कर कहा। फिर तुम क्यों भूल गए? वजाहत ने सपाट नज़रों से बाप को देखा। वो काम ज़्यादा ज़रूर था और मंसूर के ज़रिए पेपर्स मैंने भिजवा दिए थे और ज़मीन का मसला भी हल हो गया। आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अपनी जगह खड़ी मुकद्दस बिल्कुल साख्त हो गई थी। क्या कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है? वजाहत बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब इनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। डैड आपको बिजनेस से प्यार है या मेरी खुशी से? जाहिर सी बात है मुझे तुमसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। ठीक है, इसी तरह डैड मुकद्दस से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ प्यारी नहीं। मुकद्दस के सामने का सारा मंजर धुंधला गया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ ऊपर करती कमरे में आई थी। क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि एक शख्स ऐसा जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है? मैंने इसे क्या दिया? इसने स्कार्फ उतार दिया। तभी दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। मुकद्दस ने आंसुओं को साफ किया और बाहर आ गई। वजाहत ने मुड़कर इसकी तरफ देखा लेकिन बोला नहीं और वो कुछ देर ऐसी खड़ी हाथों की उंगलियों को मरोड़ती। कुछ कहना है? इसने मुकद्दस के करीब आकर कहा। वो मैं थैंक्स कहना चाहती थी। थैंक्स वो व्हाट? वजाहत ने इसके झुके सर को देखकर पूछा। वो आपने पापा। मुकद्दस के कहने से पहले वजाहत ने हाथ उठाकर इसे मना कर दिया। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। इस बात को यही ख़त्म कर दो। हाँ कुछ और कहना है तो बताओ। वो इसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं और कुछ नहीं, मुकद्दस कहकर मुड़ने लगी। जब अचानक वजाहत ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब कर लिया। मुकद्दस ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, जो बहुत गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। इस पल मुकद्दस को लगा इसे इन आंखों में नहीं देखना चाहिए था। इसका चेहरा तपने लगा था, हाथ पाँव कांपने लगे थे। इसने जल्दी से नज़रें झुका ली थी। मुकद्दस सब बस करो, मेरी सज़ा को अब ख़त्म कर दो। इसने बहुत करीब वजाहत की बोझल आवाज़ सुनी थी। मुकद्दस ने वजाहत को खुद पर छुपते देखा। तभी फ़ोन की बेल पर माहौल का सारा फसूं ख़त्म हो गया।
वो एकदम पीछे हटी। इसकी सांसें अब तक बेतरतीब थी। फ़ोन पर मैसेज रिकॉर्ड होते आंसरिंग मशीन स्टार्ट हो गई थी। हेलो वजाहत, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। तुम्हारा मैसेज मिल गया, लेकिन सॉरी मुजम्मल और मैं हम दोनों नहीं आ सके। तुम्हारा मोबाइल बंद था, इसलिए घर फ़ोन करी। मेरा मैसेज मिलते मुझसे रब्ता करना। मुकद्दस को झटका लगा। सिर्फ एक पल की बात थी, गुस्से ने पूरी तरह से अपनी लपेट में लिया। आपको दाद देनी होगी, आपने खुद पर इतनी देर तक काबू रखा, लेकिन आज आपकी असलियत भी खुल गई। वजाहत ने उलझन भरी नज़रों से देखा। मोहब्बत का बड़ा अच्छा ढोंग कर लेते हैं आप। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी, आप कब अपनी असलियत पर आते हैं। आज पता चल ही गया, आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। मैं भी गलतफहमी का शिकार हुई थी। पता नहीं एक शादी करके भी आपकी तसल्ली नहीं हुई, जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए आपने मुझसे शादी की। आपको तो किसी अपनी जैसे। इसकी बात अधूरी रह गई। वजाहत ने थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। बाएं गाल पर हाथ रखकर फटी फटी आंखों से देखने लगी, जिसकी आंखें सुरख हो रही थी। चलो जी, एक कुड़ी का फ़ोन किया आ गया तो उन्हें देखो गुल्ला कैसे कैसे सुना देती है। दौर फिटे मुँह थे। मुकद्दस, इनफ इज़ इनफ। आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। मेरी मोहब्बत को हवस जैसा चीप और थर्ड क्लास नाम देकर तुमने मेरी मोहब्बत को गाली दी है। तुम्हें पता भी है हवस होती क्या? अगर मुझे हवस होती तो मैं तुमसे शादी ना करता, सिर्फ तुम्हें अपनी हवस का निशाना बनाता। और ये बार बार शादी का ताना जो तुम मुझे दे रही हो, क्या जानते हो तुम इसके बारे में? बल्कि तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? कभी तुमने मेरे बारे में पूछा? वजाहत की आंखें इस कदर सुर्ख हो रही थी कि लगता था अभी खून निकल आएगा। मैं तो बहुत बुरा हूँ, तुम तो अच्छी हो ना। मैं अच्छा मुसलमान, तुम तो हो ना। इतना तो तुम भी जानती होगी कि शौहर के क्या हकूक़ हैं, बीवी के क्या फ़राइज़ हैं। कभी तुमने अपने फ़राइज़ को पूरा किया? कभी अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए मैंने तुमसे ज़बरदस्ती की? मैं शराब पीता था, ये तुम्हें नज़र आया। मैंने शराब छोड़ दी, किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये तुम्हें नज़र नहीं आया? मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या किया, वो तुम्हें नज़र आया? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हें नज़र नहीं आया? तुम्हें पता मुकद्दस तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद पसंदी का शिकार हो। तुम्हें अपने आगे दूसरा अच्छा नहीं लगता। सब तुम्हें कमतर नज़र आते हैं। मैं समझता था मेरी मोहब्बत तुम्हें जीत लेगी, और आज मुझे लगा था कि ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। तुम तो पत्थर से भी ज़रा सख्त हो, बिल्कुल संगी मुजस्मे की तरह, जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होता है लेकिन होता पत्थर का है। मैं कभी नहीं हारा और ना उम्मीद हुआ हूँ। लेकिन मुकद्दस, इस दिल ने जिसमें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है, इसने मुझे बहुत लाचार कर दिया। अब इसका लहजा हारने लगा था। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, अपने आप से भी ज़्यादा। इसने एक बार फिर साख्त बैठी मुकद्दस को देखा। वजाहत यज़दानी की ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की है जिसको इसने इश्क की हद तक चाहा, वो सिर्फ तुम हो। वजाहत यज़दानी ने अगर अपनी ज़िंदगी में किसी को छुआ तो वो भी तुम हो। लेकिन तुम नहीं समझोगी। तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता और ना ही तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मज़ीद तुम्हें मुझे सहना नहीं हो पड़ेगा। मैं तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सका। शायद मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत को भी नहीं निकाल सकता। मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता। अब इसकी आवाज़ भराने लगी थी। वो एकदम बाहर निकल गया। मुकद्दस अब भी साख बैठी वहीं देख रही थी जहाँ से कुछ देर पहले वो खड़ा था। होना आराम है तेनों, डरवा दिता चवल औरत। वजाहत, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? आमना खातून ने हैरत से लॉन में बैठे वजाहत से पूछा। वजाहत, मैं क्या पूछ रही हूँ बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? मुकद्दस कहाँ है? वो अब भी कुछ नहीं बोला था। आमना खातून ने गौर से इसके बुझे चेहरे को देखा। चलो मेरे साथ। आमना खातून ने इसका बाजू पकड़कर कहा तो बगैर कोई सवाल के इनके साथ चल पड़ा। इनके कमरे में आकर वो सोफे पर बैठ गया। मुझे बताओ वजाहत, क्या बात है? इसकी आंख से कतरा गिरा। आमना खातून ने तड़प कर इसका चेहरा ऊंचा किया। वजाहत, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आमना खातून की आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो कभी भी नहीं रोया था, बड़ी से बड़ी बात पर भी नहीं। फिर आज क्यों? दादी माँ, मैं हार गया। जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा वही मुझसे नफ़रत करती है। मैं अब मज़ीद इसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजाहत की बात पर वो समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है। इन्होंने इसे बोलने दिया। मेरी मोहब्बत को वो हवस कहती है, मेरी शादी को वो मेरी अय्याशी समझती है। मैंने क्यों किया ऐसा? वो इसे नज़र नहीं आया। मुझे लगता है मैं इसे जीत लूँगा, मगर आज दादी माँ मुझे लगा मैंने इसे पा लिया है। मैंने इसकी आंखों में अपना अक्स देखा था, लेकिन मैं गलत था दादी माँ, और वो सिर्फ मेरी आंख का धोखा था। मैं आज भी इतना ही अधूरा हूँ दादी माँ जितना पहले था। अब इसकी आवाज़ फिर आने लगी थी। आमना खातून ने बेख्तियार आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। इसका रोना समझ सकती थी क्योंकि मुकद्दस के लिए इसकी दीवानगी से वाकिफ़ थी। सारी रात मुकद्दस ने भी बैठक गुजारी थी, लेकिन वजाहत वापस नहीं आया। वो इससे माफ़ी मांगना चाहती थी। पता नहीं क्यों हमेशा गुस्से में इससे गलत हो जाता था। चबल जी, तू कर ला गुस्सा, मुंडा रवा के भेज देता। हाले भी बाहर भी जाकर रोंदा पे बेचारा। अब भी इसने सोचे समझे बगैर इतनी बकवास कर दी। सारी रात वजाहत की बात है इसके दिमाग में गूंजती नहीं। वो बूंद होकर नीचे आ गई। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। इसके सलाम पर डैड और दानिमा ने जवाब दिया, जबकि वजाहत ने नज़र उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा। इसकी नज़र अखबार पर थी। नाश्ते के दौरान वो कनखियों से बार बार इसे देखती रही, लेकिन वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। जाते वक्त डैड ने हमेशा की तरह इसे प्यार किया। वजाहत दादी माँ से प्यार लेकर इसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। हालांकि वो जाने से पहले इसे कुछ ना कुछ कहकर जाता था। इसकी आंखें पानी से भरने लगी। आमना खातून ने गौर से इसके उतरे हुए चेहरे को देखा। मुकद्दस, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने इन्हें चाहते देखा और इनके पीछे चली है। वो नहीं जानती थी इन्हें क्या बात करनी है, लेकिन इनकी संजीदगी इसके लिए परेशान कौन थी। मुकद्दस, रात क्या हुआ था? अब इन्होंने सख्ती से पूछा तो वो कुछ कहने की बजाय रोने लगी। इसको रोता देखकर वो नरम पड़ गई।
मुकद्दस तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, वजाहत क्या इस काबिल है कि इससे नफरत की जाए? इसने बेख्तियार सरनफी में हिलाया था। उनके सामने थे बड़े बांगे दहर नफरत कारनी दावे तो डंगर ज़माने दिए। फिर क्यों तुमने इससे ऐसा रवैया इख्तियार कर रखा कि वो टूट गया? तब इसने आमना खातून को सब बता दी किस तरह वजाहत ने इसे शादी के लिए मजबूर किया। इसकी सोच क्या थी, माँ बाप का रवैया। दादी माँ मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत। वो मुसलसल रो रही थी। दरवाजे पर दस्तक के साथ शाफिया ने अंदर झांका। बड़ी बीबी वो कोई ज़ारा बीबी आई हैं। शाफिया के पैगाम पर मुकद्दस चौंकी थी। इसे बिठाओ, हम आते हैं। चलो चेहरा साफ़ करो, ये वजाहत के क्लास वालों की बीवी है। तुम भी मिल लो, हम फिर बात करते हैं। इनकी बात पर परेशान हो गई थी। इन्हें देखकर वो लड़की खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं? वो आमना खातून के गले मिलते ही बोली। फिर आननी से इसकी तरफ देखा। ये वजाहत की बीवी है मुकद्दस, इन्होंने इसका तारुफ करवाया। ये वजाहत की बीवी है मुकद्दस, इन्होंने इसका तारुफ करवाया। ओ अच्छा भाई, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम बिल्कुल वैसी हो, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, वो इसके गले लगते हुए बोली। दरअसल जब वजाहत की शादी भी हम यहाँ नहीं थे, इसने भी अचानक फैसला कर दिया। कहाँ तो इसको कोई अच्छी नहीं लगती थी और कहाँ इतनी जल्दी। क्या कल मैंने वजाहत को इसी सिलसिले में फ़ोन किया था, मुजम्मिल ने भी किया था। मुजम्मिल मेरे हस्बैंड है, कहीं तुम भी कुछ और ना समझ लेना। इसने मुस्कुराकर मुकद्दस से कहा। वजाहत तो शादी के बाद इतना कम नजर आता है, मोबाइल भी ऑफ मिलता है। अब भी मैं इसलिए आई थी शायद घर पर मिल जाए तो मुबारकबाद दूँ, लेकिन खैर आप सुनाएं। इसकी बात पर आमना खातून मुस्कुरा दी। ज़ारा तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल इसी तरह बात नहीं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल मैं और मुजम्मिल वजाहत के क्लास फेलो थे। मेरी मुजम्मिल की पसंद की शादी थी। घर वालों की मुखालफत की वजह से मुजम्मिल ने घर छोड़ दिया। ऐसे में वजाहत ने सिर्फ क्लास फेलो होने के नाते हमारी बहुत मदद की। अब भी मुजम्मिल के कहने पर इसकी जॉब का बंदोबस्त भी वजाहत ने किया, लेकिन शुक्रिया के लिए जब भी फ़ोन करो मौसूफ गायब। आमना खातून ने गौर से मुकद्दस का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो लड़कियाँ इसके पीछे दीवानी थी, लेकिन ये तो दोस्ती का भी रवादार नहीं था। मेरी समझ में नहीं आती इतना खुश्क बंदा बीवी को कैसे बर्दाश्त करता होगा, हैरान कुन बात है। वो भी हंसी, शायद बात के इख्तिताम पर हंसना इसकी आदत थी। अच्छा आंटी जी, अच्छा मुकद्दस मैं चलती हूँ, वजाहत आए तो इसे ज़रूर बता दें और कहीं मुजम्मिल को फ़ोन कर ले। इसके जाने के बाद मुकद्दस कितनी देर तक वैसे ही बैठी रही, जब हत्ता कि आमना खातून खुद उठकर इसके पास आ गई। मुकद्दस मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। तुमने बताया जिस तरह वजाहत ने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन इसकी हालत मैं जानती हूँ। इन दोनों दिनों इसे सिर्फ यही डर था कि वो कहीं तुम्हें खो ना दे, इसलिए इसने ऐसा किया होगा। लेकिन हम तुम्हारा बाकायदा रिश्ता लेकर गए थे, तुम्हें पूरी इज्जत के साथ लेकर आए थे। इसमें गलत क्या था? हाँ, इसने जो हरकतें की वो काबिल एतराज़ है, मगर माफ़ तो की जा सकती हैं। दूसरी बात, तुम्हारे वालिदैन का रवैया, वो भी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन वजाहत ने इसकी तलाफ़ी की है ना। इनकी नज़रों में आज तुम्हारी इज्जत पहले से ज़्यादा है, और वैसे तुम इसकी ज़्यादतियों का बदला इसे ऐसे तकलीफ़ पहुँचा कर लेती रही हो। आमना खातून की बात पर अपना होंठ दांतों से कुचलने लगी। जहाँ तक शराब की बात होती है कि मैं नहीं जानती कि इसने ये कब से किया, लेकिन अगर इसने तुमसे वादा किया वो छोड़ देगा तो इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। और जहाँ तक शादी का सवाल है तो इसका सिर्फ नाम से, हकीकत तो सिर्फ तुम्हारी शादी की है। पहली शादी इसके बाप ने अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी से अपने बिज़नेस के लिए इसकी किस्में देकर करवाई, वरना वही चीज़दानी का सारा बिज़नेस ख़त्म हो जाता। वजाहत ने तो इसे भी निभाने की कोशिश की, मगर वो लड़की ना रह सकी क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। वजाहत मजबूर था, वो तो मजबूर नहीं थी, लिहाजा ये शादी कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो गई थी। आमना खातून खामोश होगी। बेटा इसे सिर्फ अपनों ने इस्तेमाल किया, इसमें इसका क्या कसूर है? अब तक वो सिर्फ दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़िंदगी गुजारने में और जीने में बहुत फ़र्क होता है। जब तुम इसकी ज़िंदगी में आई तो मुझे लगा शायद अब मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी जीने लगेगा। फिर याद आने पर बोली, एक बात और बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि वो अयाश है? इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। माँ बचपन में छोड़कर चली गई, मगर इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, अपनी हद में रहा। मगर तुम्हारे मामले में ना जाने क्यों ऐसी हरकतें की जिस पर वो खुद क्या मैं भी नादिम हूँ। मगर वो भी तुम्हारी मोहब्बत में किया ना। अब मुकद्दस रोने लगी थी। बेटा मोहब्बत अपनी जगह खुद बनाती है, कि इसकी मोहब्बत ने कभी तुम पर असर नहीं किया? इन्होंने रोती हुई मुकद्दस को देखा, फिर बोली तो इनकी आवाज़ पर आई हुई थी। कल मैंने पहली बार वजाहत को रोते देखा था तुम्हारी वजह से। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो इसने मुझसे कहा कि दादी माँ, मुकद्दस को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ। और कल इसने मुझे कहा कि मैं आज भी इतना ही अधूरा हूँ दादी माँ जितना पहले था। क्यों मुकद्दस, क्यों किया ऐसा तुमने? इनकी बात पर वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दादी माँ, मैं भी इनसे मोहब्बत करती हूँ, अब से नहीं, पता नहीं कब से, लेकिन मुझे एहसास अब हुआ। इन्होंने बेसाख्ता से साथ लगा ले तो फिर इसका इजहार भी कर दो, इन्होंने मशवरा दिया। माँ सदके जाए, मोहब्बत भी हो रही तो पता नहीं कितों दी हो रही तो पता अज लग गया। अच्छा जी, कर लो, असी की कह सकते। आज वजाहत के ऑफिस वालों ने इसकी शादी की खुशी में डिनर रखा था। दादी माँ ने इसे तैयार होने को कहा था। वजाहत ने खुद इससे कुछ नहीं कहा था। वो तैयार होकर बाहर निकली, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए इसने वही दानी की आवाज़ सुनी। इतनी बड़ी पार्टी है, शहर के सारे बड़े बड़े लोग वहाँ होंगे, एक से बढ़कर एक मॉडर्न। वहाँ तुम अपनी बीवी को इस हुलिये में लेकर जाओगे? वजाहत दानी, जिससे हर फैशन शुरू होता है, जिसके स्टाइल को अपनाने की लोग कोशिश करते हैं। इसकी बीवी का ऐसा हुलिया कितना अजीब लगेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तुम कम अज़ कम इसे हमारी क्लास के मुताबिक सिखा तो सकते हो। दुपट्टा सब लेते हैं, वो भी गले में ले लिया करे। ज़रूरी है हर वक्त मुल्लानी बनी रहे? अभी दादी माँ के कहने पर इसने स्कार्फ ले लिया था और दुपट्टे को अपने गिर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया था। वजाहत के सामने अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू पर ऊपर खड़ी मुकद्दस का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था।
अब अगर आप बोल चुके हो तो मैं कुछ कहूँ। पहली बात तो ये कि लोगों को मैं कभी परवाह नहीं करता। मुक़द्दस मेरी बीवी है, वो जिस तरह भी रहती है मुझे वैसी अच्छी लगती है। इसकी खूबसूरती मेरे लिए, मैं जानता हूँ वो कितनी खूबसूरत है और दुनिया पर इसे ज़ाहिर करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे अलावा कोई इसे देखे, और मुझे इसके साथ बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि फ़ख्र में होता है कि मेरी बीवी है, बहुत अच्छी है। वजाहत ने दो टोक अंदाज में कह के नहीं देखा। और कुछ कहना? तुम्हारा मामला, जो मर्ज़ी करो। मुक़द्दस ने वही आसानी की गुसीली आवाज़ सुनी। वो सुर्ख चेहरे के साथ हैरान परेशान खड़ी थी। कभी इसने निदा से कहा था मोहब्बत तो ये कि पसंद तो ये कि मैं जैसी हूँ कोई मुझे वैसे अपनाए। इसकी आंखों में आंसू आने लगे। इसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए थे। इसने हमेशा इसे गलत समझा, इसकी मोहब्बत की नाकदरी की। जब किस्मत ने वजाहत का नाम लिया इसके साथ जोड़ा था तो इसमें इसकी भलाई थी, लेकिन वो इसे अब समझी थी। जब वजाहत इससे दूर हो, जब इससे बात करना चाहती थी, वो इसे देखता तक नहीं था। वो बेदिली से सीढ़ियाँ उतरने लगी। वेलकम सर, वेलकम मैडम, आपका इंतज़ार था। इनकी गाड़ी से उतरते काफ़ी तादाद में लोग इनकी तरफ आए और बुके इनके हाथों में पकड़ाए थे। पार्टी बहुत अच्छी रही थी। सब ने इन दोनों को बहुत मुबारकबाद दी। मुक़द्दस से कुछ परेशान थे, मुतमिन हो गए थे। वापसी पर कार ड्राइव करते हुए वजाहत ने एक नज़र मुक़द्दस को देखा। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। कितने अरसे के लिए? मैं खुद भी नहीं जानता। तुम इसे मेरी खुदगर्जी कह लो या जो भी, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा नाम हमेशा तुम्हारे नाम के साथ रहेगा। अलबत्ता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। मुक़द्दस ने घबरा कर वजाहत की तरफ देखा, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो इसे कहना चाहती थी कि इसके ना होने से इसे तकलीफ़ होगी। वो इसे माफ़ी मांगना चाहती थी। इसने हमेशा इसे गलत समझा था। कभी इसने दावा किया था कि ये नामुमकिन है कि वो इससे मोहब्बत करे, लेकिन आज वो इसी से मोहब्बत कर बैठी थी। वो वजाहत की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती थी, क्योंकि वो खुद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। घर आते ही वो गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया, जबकि वो कितनी देर ऐसी बैठी थी। फिर वो बाहर निकल आई। कमरे के सामने वो कितनी देर खड़ी रही। दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वजाहत कपड़े बैग में रख रहा था। इसने एक नज़र मुक़द्दस को देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वजाहत, मुक़द्दस ने करीब जाकर इसे पुकारा, लेकिन वो इसी तरह मसरूफ़ रहा। मुक़द्दस की आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। वजाहत, आई एम सॉरी। मुक़द्दस के माफ़ी मांगने पर भी जब वो कुछ ना बोला तो मुक़द्दस दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। वजाहत ने सटपटाकर इसे देखा। मुक़द्दस के आंसू हमेशा से इसकी कमज़ोरी रहे थे। वो जिसे तंग करने का इरादा रखता था फ़ौरन बोल पड़ा, मुक़द्दस प्लीज़, खुद इतना तंग करती हो और अपनी दफ़ा रो पड़ती हो। वजाहत ने इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा और फिर उंगलियों से इसके चेहरे पर आया आंसू साफ करने लगा। दादी माँ से तो कहती हो कि मेरे पास आती चुप क्यों हो जाती हो? वजाहत की बात पर इसने चौंक कर इसे देखा। आपको किसने बताया? इसने खफकी से वजाहत को देखा तो मुस्कुरा दिया। आप जाएं अमेरिका। वो गुस्से से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ी, जब वजाहत ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया और इसे दीवार के साथ खड़ा करके इसके दाएं बाएं हाथ रखकर इसका रास्ता रोक दिया। अमेरिका तो अब मैं नहीं जा रहा, और तुम बहुत मनमानी कर चुका। मुझसे शराफत की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। वजाहत ने इसकी आंखों में देखकर कहा तो इसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। इसने वजाहत का बाजू हटाकर निकलना चाहा। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम रही तो गुस्से से वजाहत को देखा, जब बहुत दिलचस्पी से इसकी घबराहट को देख रहा था। आप बहुत बुरे हैं। अब मैंने क्या किया? वजाहत की बात पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया, धड़कन एकदम तेज़ होगी। आप? मैं क्या? वजाहत ने इसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। बहुत बुरे हैं। मुक़द्दस की बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा, फिर एकदम दूर जाकर खड़ा हो गया। मुक़द्दस ने हैरत से पीछे हटते देखा। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत तुम पर असरअंदाज हो गई है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे चाहने लगी हो, लेकिन ये धड़कनें अब भी इकरार चाहती हैं। मेरा वजूद तुमसे तुम्हारी ज़ात का यकीन चाहता है। वजाहत ने अपनी बाहें फैलाकर कहा। मुक़द्दस ने एक नज़र खुद से दूर खड़े वजाहत को देखा और अगले ही पल वो इसकी खुली बाहों में समा गई थी। वजाहत ने इसे अपने हसार में ले लिया था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा छोटू सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर शो कीजिए। नावल का नाम है इश्क पागल कर देता है, रिटन बाय मरियम अजीज़। ये नावल भी वन ऑफ़ माय मोस्ट फेवरेट नावल है और आपने भी सुना है इस नावल को। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।